हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग चैनल एनसीईआरटी वाला पर। और आज मैं अखिल रॉय आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटोर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग एकदम फ्रेश चैप्टर दैट इज प्रोबेबिलिटी। और ये हमारा आखिरी चैप्टर है जिसके अंदर हम लोग कुछ लेक्चर्स अभी और बाकी हैं, तो उसके थ्रू हम लोग पूरे प्रोबेबिलिटी के चैप्टर को करेंगे। सो आज की क्लास जो रहेगी वो बेसिक्स की रहेगी। अगर किसी को बेसिक्स में दिक्कत है, बेसिक्स नहीं समझ में आता है, तो मैं छोटी छोटे बातों पर आप लोगों को यहाँ पर तैयार करूँगा कि बेसिक्स आपका क्लियर हो जाए। एंड देन उसके बाद हमारे पास जो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट्स होते हैं डिस्कशन करने लायक, जो वो चीज़ें हमारे नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर्स में आते रहेंगे। ये लेक्चर क्यों ज़रूरी है? ये लेक्चर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार बच्चे जो है प्रोबेबिलिटी के बड़े सवाल इसलिए हिट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका बेसिक्स हिला हुआ होता है। वो जानते ही नहीं है कि किन चीज़ों पर कैसे कमांड लेनी है, किस अप्रोच के साथ हमें जाना है, कैसे डील करना है, वो इस लेक्चर के अंदर हम लोगों को जानने को मिलेगा। और जिसकी मदद से आप प्रोबेबिलिटीज़ के बेसिक वाले जो क्वेश्चंस हैं वो अप्रोच कर पाएंगे और लिटरली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और क्या ही करेंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ क्या क्या डिस्कशन करने वाला हूं। सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे और सैंपल स्पेस, जो कि हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ कर ही आए थे, बिकॉज ये हमारे लिए ज़रूरी है। एक्सपेरिमेंट आपको पता होना चाहिए, आपको सैंपल स्पेस बनाना निकालना आना चाहिए। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि सर इवेंट क्या होता है। ये हमारा हीरो है बेटा, ठीक है, ये हमारा हीरो है, इसी के इर्द गिर्द हमारी पूरी प्रोबेबिलिटी चलती है। तो जितना बेहतर आप इवेंट को समझेंगे उतने ही बेहतर तरीके से आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट्स की, कितने तरीकों के इवेंट्स होते हैं हमारे पास। देन हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की, इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। एंड एडिशन थ्योरम ये आखिरी में रहेगा, इसके ऊपर भी कुछ अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं। ठीक है सर, तो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले एक्सपेरिमेंट एंड सैंपल स्पेस से। देखिए एक्सपेरिमेंट यानी कि एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, एक टास्क होता है। सिंपल तौर पे अगर हम लोग बात करें तो ये एक टास्क होता है। टास्क यानी एक तरीके का जॉब आप इसे कह लीजिए। ये क्या होता है सर? टास्क होता है। और इस टास्क से क्या आते हैं बेटा? इस टास्क के आते हैं वेल डिफाइंड आउटकम्स। वेल डिफाइंड आउटकम्स यानी ये कोई क्वांटम फिजिक्स नहीं है जिसमें कुछ भी हो सकता है। सर थोड़ा हाई लेवल का जोक नहीं मार रहे हो? कोई बात नहीं, जिसको समझ में आया वो हंस लेना, जिसको नहीं समझ में आया वो क्वांटम फिजिक्स पढ़ लेना पहले, है ना। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं? वेल डिफाइंड आउटकम्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं कि सबसे बेसिक एग्जाम्पल होता है सिक्का उछालना। सिक्का उछालना एक काम होता है, हाँ सर, और हिंदी में इसको परीक्षण कहते हैं एक्सपेरिमेंट को। तो सिक्का उछाला तो सर सिक्का उछालने से क्या होगा? हमारे पास या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों में से कोई एक ही आएगा। तो वेल डिफाइंड आउटकम्स है, यानी मेरे लिए भी हेड टेल ही आएगा, आपके लिए भी हेड टेल आएगा, दुनिया में कोई भी इंसान क्यों ना हो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दिस इज वेल डिफाइंड। जैसा सेट्स की डेफिनेशन में होता है ना, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, यहां पर हम लोग कहते हैं वेल डिफाइंड आउटकम्स, यानी कुछ रिजल्ट्स आते हैं, कुछ आउटकम्स आते हैं एंड दे शुड बी वेल डिफाइंड। अब जैसे मान लीजिए मैं यहां पर ये कहता हूं कि वेल डिफाइंड क्या नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बनाऊं कि लिस्ट ऑफ फेवरेट हीरोज, लिस्ट ऑफ फेवरेट हीरोज, तो मेरे लिए कुछ और हीरो मेरे फेवरेट रहे होंगे, आपके लिए कुछ और फेवरेट हीरोज हो जाएं, किसी और के लिए कुछ और हो जाएं। और अगर वेस्टर्न कंट्री में जाएंगे तो वो इंडियन हीरो का नाम ही नहीं लिखेंगे, वो तो अपने कंट्री के हीरोज का नाम लिखेंगे, है ना। तो बात समझ में आ रही है? दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। जब पर्सन टू पर्सन डेफिनेशन बदल जाए तो दिस इज नॉट कॉल्ड वेल डिफाइंड। सो हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि सर हम लोग वेल डिफाइंड तभी कहेंगे जब वो हर यूनिवर्सल रूल उस पर अप्लाई करेगा, यानी हर एक इंसान के लिए वो सेम रहेगा। जैसे कि टॉस करने से हेड और टेल आता है, या फिर डाइस को फेंकने से 1 2 3 4 5 6 यही 6 नंबर्स आते हैं। तो दीज आर कॉल्ड वेल डिफाइंड, सबके लिए सेम रहेगा, किसी के लिए कोई बायसनेस नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? वेल डिफाइंड पॉसिबल आउटकम्स आते हैं। फिर सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस एक सेट होता है। सैंपल स्पेस इज अ सेट। और ये सेट किस चीजों का सेट होता है? जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट में से जो भी पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास आते हैं, जो भी वेल डिफाइंड पॉसिबल आउटकम्स जो आते हैं,
उन आउटकम्स को जब आप लिख देते हैं तो दैट बिकम्स अ सैंपल स्पेस। यानी अगर मैं आपको कुछ ऐसे कहूं, कैसे कि सर अगर मैंने एक कॉइन टॉस किया है, 1 कॉइन टॉस्ड, एक सिक्का अगर आप उछालते हैं मेरे दोस्त, तो आप ये कहेंगे कि सर हमारे पास या तो हेड आ रहा होगा या तो टेल्स आ रहा होगा। तो जब आप इस आउटकम्स का सेट बना देते हैं तो दिस इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। ठीक है सर। वहीं पर अगर मैंने 2 सिक्के उछाले होते तो, अब ध्यान से देखिएगा बेटा, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है 11th क्लास का है, बट जस्ट फॉर रिवीजन हम लोग एक बार क्विक रिकैप ले रहे हैं इन चीजों का। 2 सिक्के अगर उछालते हैं तो सर ऐसा हो सकता है दोनों सिक्कों में हेड आ जाए, एक में हेड आ जाए फिर टेल आ जाए, या फिर पहले टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, या फिर दोनों सिक्कों में टेल्स आ जाए, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। सो दिस इज द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, जिसमें 2 सिक्के उछाले गए। ऐसे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के डिफरेंट सैंपल स्पेस होते हैं, आपको ये करना आना चाहिए। जैसे कि मैं आज की क्लास में एक क्वेश्चन लेने वाला हूं, उस क्वेश्चन के अंदर जो एक्सपेरिमेंट है वो ये है कि एक सिक्का उछाला गया और एक डाइस रोल किया गया। क्या बात कर रहे हो, 2 काम किए गए, दोनों एक साथ किए गए। एक सिक्का उछाला गया, एक डाइस रोल किया गया, यानी 1 कॉइन टॉस्ड, 1 कॉइन टॉस्ड एंड 1 डाइस रोल्ड। अच्छा, एक सिक्का उछाला गया और सर एक डाइस को रोल किया गया। तो ऐसे में कहेंगे कि सर अगर हेड आया तो हेड के साथ 1 आ सकता था, हेड के साथ 2 भी आ सकता था, हेड के साथ 3 भी आ सकता था, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5, हेड के साथ 6, या फिर सर ऐसा हो सकता था टेल के साथ 1 आ जाए, टेल के साथ 2 आ जाए, टेल के साथ 3 आ जाए, टेल के साथ 4 आ जाए, टेल के साथ 5 आ जाए, या फिर टेल के साथ 6 आ जाए। तो दीज कैन बी द पॉसिबल आउटकम्स, और इनका जो कलेक्शन होगा या इनका जो सेट होगा दैट विल बी द रेस्पेक्टिव सैंपल स्पेस, है ना। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है कि सर एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट को पहचाने और उनसे जो भी वेल डिफाइंड पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास बनते हैं उसका हम लोग बना देते हैं सेट, और जो कि क्या कहलाता है, सैंपल स्पेस। तो इन 2 शब्दों को अपने दिमाग में घर कर लीजिए, क्योंकि यहां से हम लोग बाकी सारी चीजों को धीरे धीरे क्रिएट करेंगे, है ना। ठीक है सर, ओके। आगे चलिए बेटा, अब आ जाता है इवेंट। इवेंट आ जाता है। इवेंट को मैं सबसे आसान कहानी में ऐसे समझाता हूं कि सर हम लोगों ने जब लूडो खेलते हुए डाइस रोल करते हैं, डाइस को लुढ़काते हैं, तो नंबर तो सर कोई सा भी आ सकता है। पॉसिबली क्या क्या आ सकता है सर, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, बस यही आ सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में एक कंडीशन समझिए बेटा, जब आपको गोटी को घर से निकालनी होती है तो आपको कौन सा नंबर चाहिए होता है। आप में से कुछ बोलेंगे सर 6 चाहिए होता है, कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर हम लोग तो 1 से भी खोल लेते हैं। हाँ, 6 में हमें एक्स्ट्रा चाल मिलती है, 1 पर हमें चाल नहीं मिलती है। तो क्वेश्चन उठता है, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि आपको गोटी खोलने के लिए 2 नंबर्स मिल जाएं, या तो 6 मिल जाए तो 6 में आपको एक एक्स्ट्रा चाल मिलेगी, या तो 1 मिल जाए, आप गोटी खोल सकते हो बट आपको एक्स्ट्रा चाल नहीं मिलेगी। तो मेरा कंसर्न क्या था, गोटी खुलनी चाहिए। तो गोटी खुलने के लिए कौन से 2 नंबर चाहिए सर, 6 और 1। तो ये जो आपको चाहिए होता है इन्हें कहते हैं फेवरेबल आउटकम्स। जो आपको चाहिए, समझ रहे हैं बात को, फेवरेबल आउटकम्स जिनकी हमें जरूरत है। और ये तो एक लूडो का एग्जांपल हुआ। तो आने वाले क्वेश्चंस के जब हम लोग सवालों को कर रहे होंगे तब हमें अलग अलग तरीकों से इवेंट्स दिए जाएंगे, अलग अलग फेवरेबल आउटकम्स होंगे। तो यहां पर हम इवेंट की डेफिनेशन कैसे देते हैं, सबसे पहली चीज तो ये याद रखिएगा, इवेंट जो होता है वो हमेशा बेटा सबसेट होता है किसका बेटा, सैंपल स्पेस का। ये याद रखेंगे, कोई भी इवेंट जो हो वो मेरा सैंपल स्पेस का सबसेट होगा। वो उसके बराबर हो सकता है लेकिन उससे बड़ा सेट नहीं हो सकता है। कोई ऐसा एलिमेंट इवेंट के अंदर नहीं होता है जो सैंपल स्पेस में ना हो। यानी सैंपल स्पेस के पास सभी एलिमेंट्स होते हैं जो भी इवेंट के अंदर होते हैं। तो सैंपल स्पेस इज द सुपर सेट ऑफ इवेंट और इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। अच्छा, देन उसके बाद इवेंट क्या होता है। अब हमने कहा कि सर सैंपल स्पेस में तो सभी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। मुझे क्या चाहिए था सर, मुझे चाहिए था 1 और 6। तो जी जो फेवरेबल आउटकम्स हैं, इन फेवरेबल आउटकम्स का जब आप एक सेट बनाते हैं तो दैट बिकम्स द सेट ऑफ इवेंट। क्या हो जाता है बेटा, एन इवेंट इज द सेट ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम्स विच इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सेम स्टेटमेंट लिखी गई है और इसमें याद रखिएगा इवेंट्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो
ये छोटी सी चीज हो गई कि सर फेवरेबल आउटकम्स जो हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि हमें क्या क्या चाहिए उस इवेंट के डेफिनेशन के हिसाब से, और वहां से हम लोग वो एलिमेंट्स को पिक कर लेंगे सैंपल स्पेस से और एक नया सेट बनाएंगे, दैट बिकम्स द इवेंट। उसको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, सिर्फ एस लेटर को इस्तेमाल नहीं करेंगे बिकॉज एस लेटर जो है वो सैंपल स्पेस को डिनोट करता है। ठीक है, डन डन डन, इतनी बात समझ में आती है, बढ़िया। अब सर हमारे पास इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी कैसे ढूंढी जाती है? दिस इज कॉल्ड क्लासिकल अप्रोच या एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। ये हमारे पास फॉर्मूला क्लास 10th से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से किसी को कोई खास परेशानी इस फॉर्मूले में नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग बात कर लेते हैं। ये कहता है कि सर प्रोबेबिलिटी अगर किसी इवेंट की ढूंढनी है तो वो क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यानी सपोज कीजिए हमने कहा कि सर एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर बात कर रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या है? अ डाइस इज रोल्ड, अ डाइस इज रोल्ड, ठीक है। तो हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये मेरा सैंपल स्पेस हो जाएगा। सो यू विल से दैट कि सर इस सैंपल स्पेस की कार्डिनैलिटी कितनी है? कार्डिनैलिटी यानी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट 6 है, ठीक है सर। अब मैं एक इवेंट डिफाइन कर रहा हूं बेटा, लेट अस सपोज मैंने ए इवेंट डिफाइन किया कैपिटल लेटर ए से, गेटिंग 1 and 6, गेटिंग 1 and 6। सर 1 या फिर 6 आ जाए, 1 और 6 लिखना ज्यादा बेहतर है बेटा, गेटिंग 1 और 6। तो हम ये कहेंगे कि सर ए सेट के अंदर क्या क्या आ जाएगा? या तो 1 आ जाएगा या तो 6 आ जाएगा, इन दोनों में से ही तो एक कोई आएगा ना बेटा, है ना? या तो 1 आएगा या तो 6 आएगा, यही मुझे चाहिए सर, इसके अलावा कोई नंबर नहीं चाहिए। सो इन दैट केस आप ये बोलेंगे कि सर हमारे इवेंट की कार्डिनैलिटी कितनी हो गई? सर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2 हो गए, क्योंकि मुझे या तो 2 आउटकम ऐसे हैं जो मेरे फेवर में है। तो अब मुझे अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? सेट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये कहता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज कार्डिनैलिटी ऑफ द इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस दैट इज कार्डिनैलिटी ऑफ द सैंपल स्पेस। तो यहाँ पर 2/6 हो जाएगा, दैट विल बिकम 1/3 हो जाएगा। दिस इज द क्लासिकल अप्रोच टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, है ना? ठीक है, फॉर्मूला समझ में आया कैसे काम करना है? 2 चीजें देखनी है कि सर पॉसिबली कितने आउटकम्स हो सकते हैं और हमें कितने आउटकम्स हमारे फेवर में, हमें जो चाहिए वो कितने आउटकम्स हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, अब यहां पर कुछ ऐसे पॉइंटर्स लिखे हुए हैं जो कि आपको पॉइंट याद रखने हैं, यहां से चीजें आपके बिल्ड होंगी। कैसी? सबसे पहली चीज कि सर किसी भी इवेंट की जो रेंज होती है वो हमारे पास 0 से 1 तक के बीच में होती है, यानी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, जो कि आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई परेशानी वाली चीज नहीं है ना? हम लोग प्रोबेबिलिटी को बेटा कैसे निकाल सकते हैं? हम लोग परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि 0% से 100% के बीच में होता है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें यह बात ध्यान रखिएगा कि 0% जो होता है बेटा वो 0 को दिखा रहा होता है, एंड जो हमारे पास 100% होता है उसे हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो भी प्रोबेबिलिटी होगी वो 0% से 100% के बीच में होगी, या फिर 0 और 1 के बीच में कोई फ्रैक्शनल वैल्यू, या फिर 0 या फिर 1 हो सकता है। नेक्स्ट सिचुएशन में वो हमसे क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि सर अगर मेरे पास किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हुई तो ऐसे इवेंट को हम लोग बेटा इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, और अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 हुई, है ना, तो ऐसे इवेंट को हम लोग श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट बोलते हैं। यानी किसी भी चीज का होना 100% होगा। यानी जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इसे समझिएगा, मान लीजिए वेदर रिपोर्ट्स जब आती हैं, वेदर रिपोर्ट्स जानते हैं ना, मौसम विभाग जब वेदर के बारे में बताता है कि बारिश होगी नहीं होगी, तो वैसे बताता है ना कि आज बारिश होने की 70% चांसेस हैं। तो 70% का मतलब ये हुआ कि सर 70% चांसेस बारिश होने की है, तो 30% चांसेस बारिश ना होने की है ना? 70% चांसेस होने की है तो 30% नहीं होने की है। तो बेटा यहां पर चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन वहीं पर अगर मैं ये बोलूं कि वेदर रिपोर्ट आती है कि आज 100% चांसेस है बारिश होगी, तो 100% चांसेस का मतलब ये होता है कि सर बारिश होगी, ऐसा कोई चांस नहीं कि बारिश नहीं होगी। तो इन दैट केस हम लोग बोलेंगे कि सर ये श्योर इवेंट है, ये होगा ही होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज इट इज 100% प्रोबेबिलिटी, 0% नॉन प्रोबेबिलिटी, मतलब ना होने की प्रोबेबिलिटी, है ना? और अगर कोई चीज ऐसे बोली जाए कि आज बिल्कुल खिला हुआ दिन है,
बहुत बढ़िया सूरज चमक रहा है और उन दिनों वहां पे लिखा आता है, फिर वेदर रिपोर्ट कैसे आएगा कि आज 0% चांस है कि बारिश होगी। तो 0% चांस का मतलब ये हुआ कि सर बारिश नहीं होने वाली है ना। तो इसका मतलब 100% चांस है कि बारिश नहीं होने वाली है। तो बारिश होने की क्या हो गया बेटा, आप इसे बोल सकते हो सर इम्पॉसिबल, नहीं हो सकती क्योंकि 0% चांस है। तो ऐसे इवेंट को हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। तो ये दो इवेंट के नाम आप लोग थोड़ा सा अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, बिकॉज हो सकता है आपसे इससे रेलेवेंट क्वेश्चन पूछ ले। तो ये सारी चीजें जानने के बाद मैं आपसे बात करता हूं कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके बेस को मजबूत करेगी। आपके सैंपल स्पेस को बनाना हो या फिर सैंपल स्पेस से रिलेटेड कार्डिनलिटी को ढूंढना हो। देखिए कई बार क्या होता है ऐसा, अगर मैं आप लोगों को सच सच बताऊं तो हमें हर क्वेश्चन में सैंपल स्पेस नहीं लिखना होता है। क्यों सर? आपने तो लिखा था। सवाल जेन्युइन है आपका, बिल्कुल जेन्युइन है, मैं कहां मना कर रहा हूं। हमें सपोज कीजिए इसी क्वेश्चन को हम लोग एक रेफरेंस में लेकर चलते हैं। ये कह रहा है कि सर 5 लेटर वर्ड्स आर फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन। तो मैं अगेन शब्द को रीअरेंज कर करके कितने शब्द बना सकता हूं, क्या ये आप जानते हैं? सर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पूछ रहे हो क्या? अगेन शब्द के सभी अक्षरों का इस्तेमाल करके आप कितने अलग अलग शब्द बना सकते हैं? तो आप कहेंगे सर अगर मैं अगेन शब्द बनाऊं तो एक तरीका ऐसे होगा कि आप ऐसे ही लिख दो, एक शब्द तो ऐसे ही हो जाएगा। जी सर। एक शब्द ऐसे होगा कि ए के बाद जी ए लिखा हुआ है, आई और एन ने अपनी जगह बदल दी, ठीक है सर। एक शब्द ऐसे रहेगा कि हमारे पास ए की जगह पे आई आ जाता है, यहां पर सॉरी यहां पर ए है, यहां पर जी है, यहां पर आई आ जाता है और ए एन आ जाता है। सर एक तरीका ऐसे होगा कि यहां पर आई है, एन और ए आ जाएगा। अरे बेटा इतना कब तक लिखोगे, कब तक लिखोगे, थक जाओगे ना। तो ऐसे हम लोग सैंपल स्पेस बनाने नहीं बैठेंगे। हर बार सैंपल स्पेस बनाना पड़े, ऑब्वियसली आप इसमें वेल डिफाइंड आउटकम्स बनाओगे, जितने भी परम्यूटेशंस यहां पर पॉसिबल हैं दे आर एक्चुअली वेल डिफाइंड आउटकम्स। बट सर लिखने में टाइम जाएगा ना, इतना थोड़ी ना करना है सर, और इसमें कितना दिमाग लगेगा। तो हमारा मेन काम क्या होता है? हमारा मेन काम होता है कि सर हमें सैंपल स्पेस नहीं चाहिए होता है। हमें क्या चाहिए होता है सर? हमें चाहिए होता है उसकी कार्डिनलिटी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है सर? हमें सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी की जरूरत होती है, एनएस की। समझ रहे हो मेरी बात? और सेम सर हमें इवेंट की भी कार्डिनलिटी की जरूरत होती है। हमें कार्डिनलिटी की जरूरत होती है, चाहे वो सैंपल स्पेस हो चाहे वो इवेंट हो। तो मेरा मुद्दा यह है कि क्या मैं सैंपल स्पेस को बिना लिखे उसकी कार्डिनलिटी कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? अगर ये काम आप सीख गए तो प्रोबेबिलिटी के आधी जंग बेटा आप ऐसे ही जीत गए। ये काम है ना। तो आपको किस क्वेश्चन में सैंपल स्पेस बनाना है, किस में नहीं बनाना है, ये आपको खुद पता लग जाएगा। आप खुद देखोगे सर इसका सैंपल स्पेस बनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, छोड़ो ना यार, सीधा कैलकुलेट करते हैं ना भाई, ऐसा आपको फील होना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है, ये अगेन शब्द को जब मैं परम्यूटेशन करूंगा तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स, तो सर उतना तो अपने पास टाइम नहीं है बाबा। तो हम कहते हैं कि सर एक काम करते हैं, परम्यूटेशन की मदद से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस अगेन शब्द से बनने वाले जितने भी डिफरेंट शब्द बन सकते हैं उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमने कहा सर हमारे पास 5 लेटर हैं, तो 5 फैक्टोरियल तो हो जाएगा इसकी अरेंजमेंट, है ना। 5 फैक्टोरियल इसकी अरेंजमेंट हो जाएगा। लेकिन सर ए जो है वो 2 बार रिपीट कर रहा है, तो मैं रिपीटिशन को हटाता हूं। कैसे बेटा? रिपीटिशन को हटाया जाता है 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करके, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 120 डिवाइडेड बाई 2, तो देयर आर 60 आउटकम्स आएंगे। तो सर 60 लिखने होते, हाँ 60 वर्ड्स लिखते क्या? तो तुम अगेन करके जैसे जैसे मैं लिख रहा था ऐसे 60 शब्द बनने वाले थे। तो सोच लो बेटा कितना समय लगने वाला था, दिमाग की खपत कितनी होने वाली थी। हमने उसको बिना लिखे कैलकुलेट कर लिया। सर मेरा मोटिव पूरा होना चाहिए, मुझे एनएस चाहिए था, मैंने दे दिया। अब वो चाहे मैं सैंपल स्पेस को लिख कर करूं या फिर अपना दिमाग लगाया जाए, है ना। सैंपल स्पेस बन गया, सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी बन गई। तो अब सवाल पूछ रहा है कि सर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, 2 पार्ट्स में क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको कैसे करोगे बेटा? आप लोगों ने सैंपल स्पेस तो ले लिया, अब मैं यहां पर बेटा 2 इवेंट्स डिफाइन करूंगा। सपोज कीजिए मैंने ए इवेंट डिफाइन किया, मैंने बी इवेंट डिफाइन किया। हमने कहा सर गेटिंग अ वर्ड, जिसका भी प्रोबेबिलिटी मांगा जा रहा है बेटा उसकी आप इवेंट बना लो। गेटिंग अ वर्ड एंड्स विद ए, ठीक है सर। और दूसरा क्या है सर? गेटिंग अ वर्ड एंड्स विद एन। 2 सवाल हैं बेटा आपके पास, ठीक है। तो सर अब मैं इसका सेट बनाऊं क्या?
इसका भी सेट नहीं बनाएंगे भाई, इसमें भी टाइम लगेगा, वर्ड तो ढूंढने ही पड़ेंगे, है ना। तो अब हम लोग इसका सेट ना बनाएंगे, इसमें लगाएंगे फिर से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। कैसे, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं ये वाला काम आपका साइड में कर रहा हूं, लेकिन ये रफ में होना चाहिए, ये आपका उसमें नहीं होगा। सर मान लीजिए ये कह रहा है कि मेरे को 5 लेटर का वर्ड चाहिए जो कि एंड से एंड हो रहा हो, किससे, ए से एंड हो रहा हो। सर ए से एंड हो रहा हो तो यहां पर ए फिक्स कर दिया, ठीक है सर। इनमें से एक ए को पकड़ा अगेन शब्द में से और उसको हम लोगों ने एंड में फिक्स कर दिया कि तू यहां बैठ जा भाया, तू यहां बैठ जा। अब हमारे पास 4 शब्द हैं सर, कौन कौन से हैं हमारे पास, जी है, ए है, आई है, एन है, चारों अलग अलग हैं। हाँ सर चारों अलग अलग हैं, और चारों अलग अलग हैं, 4 खाली जगह है, 4 एलिमेंट, 4 खाली जगह। इसका मतलब सर 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल वेज हो जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा है कि इफ देयर आर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड n प्लेसेस तो n फैक्टोरियल मेरा आंसर होता है। जी सर, तो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सर हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ a कितना हो जाएगा सर, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। और 4 फैक्टोरियल कितना होता है सर, 4 फैक्टोरियल होता है 24 के बराबर। ठीक है सर, बी पार्ट के बारे में बताइए ना, बी पार्ट में क्या हो रहा है, बी पार्ट में भी क्या 4 फैक्टोरियल आएगा, नहीं। हम कह रहे हैं सर 5 लेटर वर्ड बनाना है, लेकिन इस बार हमारा एन से खत्म होना चाहिए वर्ड, किससे, एन से, ठीक है, एन से खत्म होना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि सर एन से खत्म होता है, लेकिन इस बार जो मेरे पास शब्द है ना वो ए, आई और जी है, ये 4 शब्द है, क्योंकि एन तो फिक्स कर दिया हमने, तू बैठ जा भैया। अब मेरे पास 4 शब्द हैं, 4 अक्षर हैं, ए, आई, जी। सर ये 4 है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको भरने का तरीका 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। लेकिन क्योंकि सर ए जो है वो 2 बार रिपीट मार रहा है, तो इसकी परमिटेशन में सर 2 फैक्टोरियल नीचे बैठ जाएगा। परमिटेशन में रिपीटेशन को हटा देंगे तो ये 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। सो इस वजह से हम कहेंगे सर बी सेट की कार्डिनलिटी कितनी होने वाली है, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 24/2 यानी 12 के बराबर हो जाएगा। ओके सर, तो बस अपना काम हो चुका है मेरे भाई। अब हम लोग निकाल देंगे यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट ए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा NA/NS हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारे पास 24/60, जो कि हमें 12 2 जा 24, 12 5 जा 60 हो जाएगा। वहीं पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा NB/NS हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 12/60, तो आंसर विल बी 1/5 हो जाएगा। हाँ या नहीं, क्लियर है भाई, जल्दी से बताएंगे, इज दैट क्लियर। ठीक है, बढ़िया, बेसिक लेवल पे बेसिक क्वेश्चन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो मैं आप लोगों को ये चीज एक सजेशन के तौर पे दे रहा हूं, एंड रिकमेंडेशन कह लो, सजेशन नहीं रिकमेंडेशन है, कि अगर आप प्रोबेबिलिटी में महारत हासिल करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाइए क्लास 11th की परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस को ईमानदारी से दिल लगाकर पूरा पढ़िए दोबारा। अगर आपने पढ़ रखा है तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, और अगर आपने नहीं अच्छे से समझ में आया है तो बेटा प्रोबेबिलिटी बाद में स्टार्ट कीजिएगा, पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ईमानदारी से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बिना क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी अधूरी है, याद रखिएगा। मैं जितना भी आपको समझा दूं, लेकिन आपको तभी आएगा जब आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में मजबूत रहोगे, तभी आपको क्लियर होगा, है ना। मैं आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऊपर से समझाऊंगा कि ये चल क्या रहा है, लेकिन जब तक आप उसे रिवाइज नहीं करोगे तब तक आपका फायदा नहीं होगा, समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर ईच कोएफिशिएंट इन द इक्वेशन दिस इज determined by throwing an ordinary 6-face die, okay, find the probability that the equation will have real roots. It's a very good question बेटा, ठीक है, आर डी शर्मा से उठाया गया सवाल है और मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत पसंद आया, तो मैंने आप लोगों के लिए रख लिया कि सर ऐसे सवाल भी बनते हैं क्या। हाँ बेटा, थोड़ा अपर लेवल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि सर रियल रूट्स होने चाहिए, अपना शब्द क्या है सर, रियल रूट्स होने चाहिए। अब रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, फॉर रियल रूट्स, बेटा ध्यान दीजिएगा, फॉर रियल रूट्स हम लोग रियल रूट्स में जानते हैं कि सर हमारा b² - 4ac जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि सर b² जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac होना चाहिए। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि सर जब हम लोगों ने डाइस को थ्रो किया होगा, डाइस को जब हम लोगों ने थ्रो किया होगा तब हमारे पास क्या आया होगा सर, 6, है ना,
6 फेस आए होंगे। तो ऑब्वियसली बात है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमें 3 कोफिशिएंट्स उठाने हैं, तो हम लोगों ने 3 बार फेंका होगा। हम लोगों ने पहली बार फेंका होगा, चल रहे ए की वैल्यू मान ली, दूसरी बार फेंका होगा, चल रहे बी की वैल्यू आ गई, तीसरी बार फेंका होगा तब हम लोगों ने सी की वैल्यू उठा ली होगी। तो हमने 3 बार फेंका है। अब 3 बार फेंका है तो सर सैंपल स्पेस कितना होगा, ये सोचने वाली चीज है। सर सैंपल स्पेस अगर मैं ये कहूं कि मैंने 3 बार फेंका है, तो पहली बार में बेटा 6 आउटकम्स आए होंगे, अगली बार में 6 आउटकम्स आए होंगे, और अगली बार में 6 आउटकम्स होंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन यूज हो रहा है कि सर 3 बार हम लोगों ने किया, तो पहली बार में 6, अगली बार में 6, अगली बार में 6, तो सर देयर आर टोटल 216 आउटकम्स बने होंगे। सो ये भी लिखना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए मैंने डायरेक्टली एनएस कैलकुलेट किया। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, अब सबसे बड़ा गेम यहां पर शुरू होता है। प्लीज, दिस इज वेरी सीरियस क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। सर हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं ए सी से, फिर हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर ए, यहाँ पर सी, यहाँ पर बी स्क्वायर, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं पहले 4ac लेते हैं एंड देन उसके बाद b की वैल्यू पिक करते हैं, b की वैल्यू। ठीक है जी, जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, क्योंकि चूक होते ही आप गलती कर बैठोगे इस क्वेश्चन के अंदर, जरा सी गलती और भारी पड़ेगा ये क्वेश्चन। हम कहते हैं सर AC की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, AC की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। तो हम कहेंगे AC की जो वैल्यूज होनी चाहिए, है ना, AC की जो वैल्यूज होनी चाहिए, AC की जो वैल्यूज होनी चाहिए वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 36 से कम। क्यों सर, ये तो सोचने वाली बात है, कैसे बेटा? देखो B की जो वैल्यू आप उठाओगे वो क्या होनी चाहिए सर, 6, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 6, है ना। सो अगर B की मैक्सिमम वैल्यू 6 है तो उसके स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 36, यानी AC की वैल्यू क्या है बेटा, AC की जो वैल्यू है वो 4AC की वैल्यू 36 से बराबर या उससे कम होनी चाहिए। तो एक्चुअली में 4AC की वैल्यू मैक्सिमम 36 हो सकती है, तो AC की वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 9 हो सकती है। तो हम कहते हैं कि सर मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 आ सकता है, मिनिमम वैल्यू 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 आ सकता है। 9 तक ही जाएंगे बेटा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है ना, 9 आ सकता है। अब देखिए सर A और C की वैल्यू कैसे कैसे आ सकती है, जरा ध्यान से देखिएगा। सर अगर मैंने यहाँ 1 ले लिया तो 1 और 1 से ही AC बन सकता है, 1 और 1 से ही सिर्फ AC बन सकता है, हाँ या नहीं? आप कहेंगे हाँ सर 1 into 1 ही सिर्फ AC बन सकता है, यानी A की वैल्यू 1 आ जाए, C की वैल्यू 1 आ जाए तो AC की वैल्यू 1 आ जाएगी। इन दैट केस हमारे पास 4AC की वैल्यू 4 आ जाएगी। सर AC की वैल्यू 2 कैसे आ सकती है, अगर मैंने इधर 2 लिया तो इधर 1 लेना पड़ेगा, और इधर 1 लिया तो इधर मैंने 2 लेना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो 4AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 4AC की वैल्यू 8 आ जाएगी। अगर मैंने 3AC लेना है, AC की वैल्यू 3 लेनी है, तो सर या तो मैं इधर 1 लूंगा तो इधर 3 लेना पड़ेगा, और इधर अगर 3 लूंगा तो इधर 1 लेना पड़ेगा। तो इधर से 4 3 जा 12 आ जाएगा 4AC की वैल्यू। 4 कैसे आ सकता है सर, 4 आ सकता है 1 लेने पर 4 लेना पड़ेगा, 2 लेने पर इधर भी 2 लेना पड़ेगा, और इधर 4 लेंगे तो इधर 1 लेना पड़ेगा, और 4AC की वैल्यू 16 आ जाएगी। 5 लेंगे तो सर 1 लेने पर इधर 5 लेना पड़ेगा, इधर 5 लेंगे तो इधर 1 लेना पड़ेगा, तो ऐसे में सर 4AC की वैल्यू 20 आ जाएगी। ठीक है, 6 कैसे आ सकता है सर, 6 आ सकता है 1 लेने पर इधर 6 लेना पड़ेगा, 2 लेने पर इधर हमें 3 लेना पड़ेगा, इधर 3 लेने पर इधर 2 लेना पड़ेगा, और इधर बेटा 6 लिया तो इधर मुझे 1 लेना पड़ेगा। तो सर 4AC की वैल्यू 24 आ सकती है यहाँ पर। 7 बेटा बन ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी ऐसे दो नंबर्स नहीं है जिनका प्रोडक्ट 7 बन जाए डाइस से निकालने पर, क्योंकि 7 तो आता ही नहीं है ना। सर 8 लेते हैं, 8 लेंगे तो बेटा 1 से तो 1 8 जा तो हो नहीं सकता सर, 2 4 जा हो सकता है, तो 2 4 जा हो गया सर, 4 2 जा हो जाएगा, बस यही दो कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, तो 4 8 जा 32 बन जाएगा यहाँ पर। 9 कैसे बन सकता है सर, 9 बन सकता है 3 लेने पर 3 ही ले सकते हैं, और कोई नंबर से नहीं बनेगा, और 9 4 जा 36 बन जाएगा। ये हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज बन जाती हैं, हाँ या नहीं, है ना। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान से समझिएगा कि मैं अगर B की वैल्यू लेना चाहूं तो B स्क्वायर की वैल्यू जो है 4AC से छोटी होनी चाहिए। तो मैं कहूंगा सर B स्क्वायर की वैल्यू 4AC से छोटी होनी चाहिए, तो छोटी या बराबर होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ, 6 ले सकता हूँ। जब भी आप इन सारे नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 से बड़ा या बराबर आएगा, है ना।
मैं यहां पर क्या ले सकता हूं दोस्त, मैं यहां पर बेटा 3 ले सकता हूं, 4 ले सकता हूं, 5 ले सकता हूं, 6 ले सकता हूं, क्योंकि जब भी मैं b का स्क्वायर करूंगा वो 8 से बड़ा या बराबर आएगा। यहां पर बच्चे मैं क्या ले सकता हूं, मैं 4 ले सकता हूं, 5 ले सकता हूं, 6 ले सकता हूं। यहां पर मैं 4, 5 और 6 ले सकता हूं क्योंकि बराबर आ जाएगा। यहां पर मुझे 5 और 6 लेना पड़ेगा, यहां पर मुझे 5 और 6 लेना पड़ेगा क्योंकि यहां पर तो कुछ है नहीं, तो सर ब्लैंक छोड़ दो। यहां पर मुझे 6 लेना पड़ेगा और यहां पर भी मुझे 6 लेना पड़ेगा। तो ये हो गए हमारे पास कंप्लीट पॉसिबिलिटीज की एबीसी की वैल्यू क्या क्या लेनी चाहिए। ओके सर, ध्यान से सुनिएगा, खेल बड़ा मुश्किल है बेटा। देखो ये तो पेयर वाइज है, क्योंकि सर ए अगर मैंने लिया तो सी ऑटोमेटिकली मुझे लेना पड़ेगा, ए अगर मैंने 2 लिया तो ऑटोमेटिकली 1 लेना पड़ेगा, सी के पास अपना कोई चॉइस नहीं होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं सर, सी को नहीं देखते हैं क्योंकि ए और सी तो आपस में रिलेटेड हैं, तो सिर्फ ए को देखो। तो आप कहोगे सर ए के पास कितनी पॉसिबिलिटी है, सर 1। यहां कितनी पॉसिबिलिटी है सर 5, यानी यहां पर टोटल आउटकम कितने आ जाएंगे सर 5 मेरे फेवरेबल आउटकम होंगे, क्योंकि यहां से एक पॉसिबिलिटी, तो यहां सर मैं 5 अलग अलग पॉसिबिलिटी ले सकता हूं। सो 1 इंटू 5 पॉसिबिलिटीज। यहां पर देखिए सर 2 पॉसिबिलिटीज हैं, तो इसके लिए 4 पॉसिबिलिटीज हैं, तो हमारे पास यहां पर 8 पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, क्योंकि सर यहां से 2 पॉसिबिलिटी से पिक करूंगा तो यहां से 4 पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं, तो 2 इंटू 4 देयर आर टोटल 8 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। यहां बेटा 1 3 आ रहा है, 2 पॉसिबिलिटीज, यहां पर ये आ रहा है तो 6 पॉसिबिलिटीज हो गई। यहां पर 1 2 4 आ रहा है, यहां पर कितना आ रहा है दोस्त, यहां पर 4 5 6 आ रहा है, तो यहां 3 पॉसिबिलिटीज, यहां 3 पॉसिबिलिटीज, तो 9 पॉसिबिलिटीज। यहां 2 पॉसिबिलिटी, यहां 2 पॉसिबिलिटी, तो टोटल 4 पॉसिबिलिटीज। यहां पर 4 पॉसिबिलिटीज, ध्यान से देखिए, यहां पर 4 पॉसिबिलिटीज, यहां पर 2 पॉसिबिलिटीज, तो हमारे पास 8 पॉसिबिलिटीज यहां से बन जाती हैं। यहां से 2 पॉसिबिलिटी, यहां से 1 पॉसिबिलिटी, तो यहां से 2 पॉसिबिलिटी बन जाती है। यहां से 1 पॉसिबिलिटी, यहां से 1 पॉसिबिलिटी, तो सर 1 पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज देखिए यहां पर 8 5 13 6 19 और 9 28 और 4 32 और 8 40 40 और 3 43, यानी 43 पॉसिबिलिटीज हमारे पास बन रही हैं, जो कि हमें इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए बता रहा है। ये सारा का सारा टेबल जो है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। बात समझ में आ रही है ना? तो हमने कहा सर देयर आर 43 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, जिसमें एबीसी की वैल्यूज अगर उठाई जाए तो बी स्क्वायर जो होगा वो 4ac से बड़ा होगा, यानी रियल रूट प्रोवाइड करेगा। तो मैं यहां पर कहता हूं कि सर हमारे पास Na कितना आ जाएगा उस केस में, सर इवेंट का जो कार्डिनलिटी होगा वो हमारे पास 43 आ जाएगा। तो सर इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा Na डिवाइडेड बाई NS हो जाएगा, यानी 43 अपॉन में 216 मेरा आंसर यहां पर होना चाहिए, है ना? ठीक है भैया, बात समझ में आ गई दोस्त? ठीक है भाई, तो अगले सवाल के ऊपर चल सकते हैं। ये समझ में आया? भयानक सवाल था, मजेदार सवाल था डेफिनेटली। तो ऐसे क्वेश्चंस मतलब चांसेस हैं कि शायद ऐसे क्वेश्चन ना आए, लेकिन ये अच्छा सवाल था यार, करने में इंटरेस्ट आना चाहिए ऐसे सवालों की। कि भाई देखो कितना मजबूत सवाल है, थोड़ा सोचना। अगर आपको ये पहली बार में नहीं आया ना तो थोड़ा सोचना कि सर बोलना क्या चाहते हैं। मेरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ है इसको सेटिस्फाई करना, बी स्क्वायर 4ac से बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। अब आप सारी वैल्यूज चेक करो, बैठे बैठे चेक करो कि अरे वाह सर ये सारी वैल्यूज एक्चुअली में सेटिस्फाई कर रही हैं, बी स्क्वायर बड़ा है और बराबर है 4ac से, जो भी कंडीशन आप लोग यहां पर सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना? ठीक है दोस्त, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर क्या क्वेश्चन आ रहा है, रैंडम वर्ड्स आर फॉर्म्ड विद और विदाउट मीनिंग using the letters of the word equation, what is the probability of getting? First question है vowels together, second question है vowels and consonants are respectively together, और लास्ट है consonants occupy odd places। बढ़िया सवाल है भाई, बहुत बढ़िया सवाल है सर। देखो इसके अंदर हम क्या कहते हैं कि सर सबसे पहले तो सैंपल स्पेस कैलकुलेट करते हैं, सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी निकालते हैं, वो कितनी हो जाएगी? सर सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी ऐसी है कि मुझे इक्वेशन शब्द को जब मैं अरेंज करूंगा तो ऑल लेटर्स आर डिफरेंट, ऑल लेटर्स आर डिफरेंट है, तो सर 8 फैक्टोरियल हो जाएगा इसका अरेंजमेंट, है ना? 8 फैक्टोरियल डन। सर अब मैं 3 इवेंट बनाता हूं। पहला इवेंट कौन है? वॉवल्स टुगेदर। पहला इवेंट इज गेटिंग अ वर्ड विद वॉवल्स टुगेदर। दूसरा हम लोग कहते हैं vowels and consonants are respectively together, यानी getting a word with
vowels and consonants respectively together. ठीक है, देन हम लोग तीसरा इवेंट बनाते हैं कॉन्सोनेंट्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। ठीक है जी, तो 3 इवेंट्स हम लोगों ने बना लिए। अब मेरा काम क्या है? मेरा काम है इन तीनों इवेंट्स की कार्डिनैलिटी को पता करना। चलिए कार्डिनैलिटी पता करते हैं सर। ध्यान से देखिएगा, सारा खेल हमारे पास क्या है? गेटिंग अ वर्ड विद वॉवल्स टुगेदर। सर वॉवल्स कितने हमारे पास? ए, ई, आई, ओ, यू, सबके सब वॉवल्स हैं, तो मैं इन्हें एक बॉक्स में डाल दूंगा तो क्यू, टी और एन जो है ये कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे। तो एक्चुअली में सर ये ग्रुपिज्म वाला कॉन्सेप्ट है, जहां पर चीजों को ग्रुप करके अरेंज किया जाता है। तो इसमें हम लोग ग्रुपिज्म का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और कहेंगे सर आउटसाइड द बॉक्स, बॉक्स के बाहर अगर हम लोग देखें तो 3 लेटर्स हैं और एक बॉक्स है, तो 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं सर हम इसको, है ना। और इनसाइड द बॉक्स सर 5 लेटर्स हैं, तो इसे 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। तो मेरे पास टोटल अरेंजमेंट क्या आ जाएगा सर? 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, दैट इज हमारे पास ए सेट की कार्डिनैलिटी विल बी 4 फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। वहीं पर अगर मैं बी सेट की कार्डिनैलिटी कैलकुलेट करना चाहूं तो सर इसमें बोल रहा है गेटिंग अ वर्ड विद वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स रेस्पेक्टिवली टुगेदर। तो इन दैट केस हमारे पास 5 वॉवल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू और क्यू, टी, एन है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं सर? ए, ई, आई, ओ, यू को एक अलग बॉक्स में डाल देते हैं और क्यू, टी, एन को एक अलग बॉक्स में डाल देते हैं। तो अब ये क्या हो गया सर? ये रेस्पेक्टिवली टुगेदर हो गया, यानी वॉवल्स एक साथ आएंगे और कॉन्सोनेंट्स आपस में एक साथ आएंगे। तो ऐसे में सर एक बॉक्स के अंदर 5 एलिमेंट्स है तो 5 फैक्टोरियल, दूसरे बॉक्स के अंदर 3 एलिमेंट्स है तो 3 फैक्टोरियल, लेकिन दोनों बॉक्स अपनी जगहों में चेंज हो सकते हैं तो 2 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगे। इन दैट केस हमारे पास बी की कार्डिनैलिटी कितनी आ जाएगी सर? पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। बढ़िया सर। आखिरी हमारे पास सी सेट की कार्डिनैलिटी यानी सी इवेंट की कार्डिनैलिटी ढूंढनी चाहते हैं। तो ये कह रहा है कॉन्सोनेंट्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। ये भी अच्छा सवाल है सर, कॉन्सोनेंट्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। बेटा देखो हमें 8 लेटर का एक वर्ड बनाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, है ना। 8 लेटर का एक वर्ड बनाना है। तो हम कहेंगे सर ऑड प्लेसेस कौन कौन से हैं? सर ऑड प्लेसेस ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। दीज आर द ऑड प्लेसेस। जी सर, देयर आर ऑड प्लेसेस। सर ऑड प्लेसेस अगर ये हैं तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन 4 में से कॉन्सोनेंट्स यानी 3, इन तीनों को यानी Q और T और N को इन 4 में से 3 जगहों पर बिठाना है। सर 4 में से 3 जगहों पर बिठाना है तो परमिटेशन का फॉर्मूला 4p3 यूज कर लें। बिल्कुल सही बात बेटा। यहां पर हम कहेंगे सर कॉन्सोनेंट्स को बिठाने के लिए 4 में से 3 जगहों पर बिठा देंगे। उसके बाद मेरे पास 5 जगह खाली बचेगी। ऑब्वियसली 3 कॉन्सोनेंट्स को बिठाए ना, तो एक जगह बच गई होगी, तो वहां पे वापस वॉवल्स को बिठा सकते हैं। तो सर 5 वॉवल्स हैं, 5 खाली जगह है तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। यानी यहां से एनसी हमारे पास कितना आ जाएगा? 4p3 इंटू में 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये हुआ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल जो कि आप लोगों को आना चाहिए एंड इस बेसिस पे हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब आखिरी चीज सर क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। सर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय बेटा एनएस कितना है सर? 8 फैक्टोरियल है। इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर हम लोग निकालेंगे तो फैक्टोरियल नोटेशन कैंसिल कर लेना बेटा याद से, है ना। तो इसको हम लोग 8 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी से रेस्पेक्टिवली कुछ ना कुछ आती रहेगी। और वहीं पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अगर हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा 4p3 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल कर देंगे तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। इन सब की वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लीजिएगा दोस्त, बिकॉज सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं फैक्टोरियल नोटेशन से बेसिक लेवल पे, है ना। ठीक है भैया, ठीक है जी। चलें फिर अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? सर डाइस इज रोल्ड थ्राइस, 3 बार उछाला गया है डाइस को। अच्छा सर, फिर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ लार्जर नंबर ईच टाइम देन द प्रीवियस नंबर। अगेन ये काफी खूबसूरत सवाल है बेटा, बहुत अच्छा सवाल है, काफी ट्रिकी क्वेश्चन, हम लोग इसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? पहले सिनेरियो को समझिए बेटा, सिनेरियो को समझिए।
हम कह रहे हैं कि सर यहां पर हमने 3 नंबर्स लेकर आने हैं, 3 नंबर्स। तो ये कह रहा है कि अगर यहां पर कोई भी नंबर आया, सपोज करो 2 आया, तो 2 से बड़ा नंबर ही लाना है आपको यहां पर, और यहां जो नंबर आया उससे बड़ा नंबर ही लाना है यहां पर। यानी हर बार जब भी आप टॉस कर रहे हैं या फिर आप डाइस को रोल कर रहे हैं, तो ईच टाइम यू आर गेटिंग अ बिगर और लार्जर नंबर। तो हम लोग इस क्रिटिकल सिचुएशन को कैसे सॉल्व करें? हम कहते हैं कि सर एक काम करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि यहां पर ये वाली जगह, यहां पर एक नंबर आई आया है। क्या आया है? आई, कोई भी नंबर जो कि आई कहां से कहां तक है बेटा, वो हम लोग अभी बात करेंगे कि आई कहां से कहां तक है, लेकिन हम लोगों ने मान लिया कि सर यहां पर क्या है? आई। तो इस जगह को भरने के लिए मेरे पास एक पॉसिबिलिटी है अभी के लिए कि सर आई आ गया, हमने मान लिया कि एक नंबर आई आया है, तो एक पॉसिबिलिटी हो गई। अब इससे पहले जो नंबर आए होंगे वो छोटे ही आए होंगे ना आई से, तो अगर मैंने इसे 1 मान लिया था तो 1 से छोटा नंबर तो डाइस में आ नहीं सकता। तो इसका मतलब सर आई की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है? आई की वैल्यू बेटा 2 से शुरू हो रही है। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। क्या 6 हो सकता है? क्या सर अगर मैंने इसे 6 मान लिया तो 6 से बड़ा नंबर नहीं आ सकता है। तो आई की बस यही 4 वैल्यूज अवेलेबल हैं बेटा, यही 4 वैल्यूज। यानी आप बीच वाली जगह पर 2 ला सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, बस और कुछ नहीं रख सकते हो, है ना? चलो ठीक है सर, बात समझ में आती है। इन दैट केस अगर यहां पर आई आया है तो इससे पीछे क्या आया होगा बेटा? आई -1 नंबर आए होंगे। कौन कौन से नंबर आए होंगे बेटा? आई -1, यानी इससे छोटा नंबर आया होगा। अगर मैं इसे ध्यान से लिखूं तो यहां जो नंबर आया होगा दैट एक्स विल बी लेस देन आई। तो हम कहेंगे सर आई से छोटा नंबर कौन से होंगे? अब मान लीजिए अगर 2 है तो यहां पर 1 आ सकता है, 3 है तो यहां पर 2 और 1 आ सकता है, यानी 2 नंबर होंगे। या 4 है तो यहां 1 2 3 आ सकता है, या 5 है तो 1 2 3 4 आ सकता है, यानी जो भी आई है उससे एक कम नंबर्स यहां पर रखे जा सकते हैं। फिर से बोल रहा हूं, अगर 2 हुआ, ये आई की वैल्यू 2 ले ली तो यहां पर सिर्फ एक ही नंबर आएगा। अगर आई की वैल्यू 3 ले ली तो यहां पर 1 या फिर 2 दोनों आ सकते हैं। अगर यहां पे 4 ले लिया तो 1 2 3 तीनों नंबर आ सकते हैं। और अगर यहां पे 5 ले लिया तो यहां पे 1 2 3 4 4 नंबर आ सकते हैं। लेकिन यहां पर जो नंबर होगा सर वो वाला नंबर क्या होना चाहिए? x शुड बी ग्रेटर देन आई, आई से बड़ा नंबर होना चाहिए। तो हम कहते हैं सर यहां कितना आना चाहिए? यहां पर 6 माइनस आई नंबर्स आने चाहिए। कितने आने चाहिए दोस्त? 6 नंबर्स आई नंबर्स आने चाहिए। कैसे सर, जरा समझाइए। अगर यहां पर 2 लिया होता आई की वैल्यू आपने, तो 3 4 5 6, यहां 4 नंबर्स आ सकते थे। अगर आई की वैल्यू 3 लेते तो 4 5 6 रख सकते थे, यानी 3 नंबर्स आ सकते थे। आई की वैल्यू अगर 4 लेते तो 5 और 6 आ सकते थे। तो 6 माइनस आई पॉसिबिलिटीज यहां पर बनती हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि सर अगर मैं यहां इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा बेटा, मैंने एन ए बनाया। ए क्या है सर? ए तो आपने डिफाइन ही नहीं किया, ठीक है। गेटिंग, आपको क्या पूछ रहा है बेटा? गेटिंग अ लार्जर नंबर ईच टाइम देन द प्रीवियस वन। गेटिंग अ लार्जर नंबर ईच टाइम देन द प्रीवियस वन। ये हमारे पास इवेंट है, डेफिनेट डिफाइन कर दिया। तो सर ए की कार्डिनलिटी हम लोग कैसे ढूंढेंगे बेटा? हम लोग ढूंढेंगे कि सर सिग्मा, क्योंकि आई की वैल्यू जो है वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो 2 से लेके 5 तक हम लोग ये कंडीशन को ले लेते हैं। और किसकी कंडीशन बेटा? ये पॉसिबिलिटीज थी ना, तो ये पॉसिबिलिटीज हो जाएगी। सर 1 को मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस नहीं बनता है, तो यहां पर आ जाएगा i -1, यहां पर आ जाएगा 6 माइनस के आई। अब वैल्यू रख दीजिए। सर सबसे पहले 2 रखूंगा तो ये 2 - 1 1 हो जाएगा, और 6 - 2 4 हो जाएगा, प्लस यहां पर 3 रखूंगा तो 3 - 2 हो जाएगा, और 6 - 3 बेटा 3 हो जाएगा, प्लस 3 रखूंगा तो 3 × 2 हो जाएगा, और 4 रखूंगा तो बेटा 4 × 1 हो जाएगा। ऐसे करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो दिस विल बी 3 2 6 + 6 12, 12 + 8 हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा? 20 आउटकम्स हमारे पास आ जाते हैं। कितने? 20 ऐसे आउटकम्स बनेंगे। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है सर। अब हम लोगों ने ये तो देखा ही नहीं कि सैंपल स्पेस कितना होगा बेटा। सैंपल स्पेस ऐसा है कि आपने 3 बार उछाला है तो 6 × 6 × 6 आ जाएगा। सो यहाँ पर आ जाएगा 216 आ जाएगा। सो अब मुझे बताइए दोस्त कि हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? आप कहेंगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर मुझे गिनना है तो ये हो जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाई कार्डिनलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, यानी ये हो जाएगा 20/216। अगर मैं 4 के टेबल में काटूंगा तो 5 टाइम्स हो जाएगा, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, तो 5/54 मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। काफी अच्छा सवाल, थोड़ा इसे मेहनत लगाकर समझने की कोशिश करेंगे।
डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल नेक्स्ट देखिए, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अट्रैक्शन आर रिटन डाउन एट रैंडम, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द टीज टुगेदर। अच्छा, और दूसरी ऑल द टीज नो टू टीज आर टुगेदर। अच्छा, वो दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। सबसे पहले देखिए बेटा, मैं एनएस कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हूं। एनएस क्या होगा सर? अट्रैक्शन वर्ड को मुझे अलग अलग तरीकों से लिखकर दिखाना है। इसके लेटर्स को अलग अलग तरीकों से परम्यूट करेंगे तो कितने लेटर्स हैं? 4 4 8 2 10, 10 फैक्टोरियल है सर, ठीक है। आप देखेंगे कि सर ए जो है वो 2 बार रिपीट कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। टी जो है सर वो 3 बार रिपीट कर रहा है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, तो हमारे पास टी 3 बार, ए 2 बार, बाकी तो सब वैसा ही दिख रहा है। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसे थोड़ा बड़ा नंबर होगा, कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड मैं तो नहीं हूं, आप है क्या? देखते हैं, आगे कैलकुलेट हो जाएगा, यहां कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एनएस हमारा कैलकुलेट हो गया। अब सर इवेंट की डेफिनेशन देते हैं। चलिए इवेंट की डेफिनेशन देते हैं। लेट ए जो है वो क्या दिखा रहा है? गेटिंग अ वर्ड विद ऑल टीज टुगेदर। अच्छा, बी सेट लेते हैं। गेटिंग अ वर्ड विद नो टू टीज टुगेदर। अच्छा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा यहां पर। तो हम लोग तैयार करते हैं सर सबसे पहले एनए तैयार करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा? रफली इसको समझने की कोशिश करेंगे। सर सभी टीज एक साथ चाहिए, तो सभी टीज एक साथ चाहिए तो एक काम करते हैं सर, तीनों टीज को हम लोग एक बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। लीजिए, डाल दीजिए सर। फिर हम लोग कहेंगे सर ए और ए हमारे पास बच रहा है, आर बच रहा है, सी बच रहा है, टी हो गया है, आई ओ और एन बच रहा है। ये सारे शब्द बच रहे हैं। सर ग्रुपिज्म का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास बेटा 7 तो लेटर्स हैं और एक बॉक्स है, तो इसका मतलब इसका हो जाएगा 8 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इनसाइड द बॉक्स। लेकिन ये तीनों के तीनों टी जो हैं ये सर रिपीट कर रहे हैं तो इसे 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। लेकिन ए जो है वो सर रिपीट कर रहा है तो इसे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड और करेंगे, तो 3 से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा और मेरे पास आंसर क्या आएगा सर? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, है ना। सो दिस इज नथिंग बट 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। वहीं पर बी सेट की कार्डिनलिटी निकालने की कोशिश करते हैं। गेटिंग अ वर्ड विद नो टीज टुगेदर, तो सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं बेटा? यहां पर हम लोग सेपरेशन वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि किसको साथ नहीं बिठाना है, टी को साथ नहीं बिठाना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं बेटा? इनको अरेंज कर देते हैं। सपोज कीजिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स हैं, तो हमने कहा सर 7 लेटर्स हैं। लेटर नंबर 1, लेटर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7। बेटा 7 लेटर्स हैं। इन 7 लेटर्स में आप अगर ध्यान से देखो तो ये वाली खाली जगह, ये 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 खाली जगह और ये भी खाली जगह है। सो वी विल बी लेफ्ट विद 8 एम्प्टी स्पेसेस, जहां पर अगर मैंने टी को रखा तो एक टी अगर यहां रखा तो एक टी यहां रखूंगा सर, 2 टी कभी साथ में नहीं हुए। तो इन खाली जगहों में कहीं पर भी टी को अगर रखूं तो सर वो टी 2 टी एक साथ कभी नहीं बैठेंगे। तो इन दैट केस हमारे पास 8 ऐसे खाली जगह हैं जहां पर मैं टी को रख सकता हूं। कितने टीज को सर? 3 टीज को रख सकता हूं। तो ऐसे में सर क्या हो जाएगा? 8p3 हो जाएगा। लेकिन सर सारे के सारे टी एक जैसे हैं तो वो आपस में अगर घूम भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। अच्छा, मल्टीप्लाई। सर ये लेटर 7 लेटर्स को अरेंज करने का तरीका क्या था? सर 7 फैक्टोरियल था, जिसमें ए जो था रिपीट कर रहा था तो सर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। सर यहां तो कुछ नहीं कट रहा है, तो वी विल से दैट कि सर ये 8p3 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, है ना। ठीक है दोस्त, तो अब मैं क्या करूंगा सर? प्रोबेबिलिटी निकाल दूंगा, तो निकाल दीजिए सर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? दैट विल बी 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और यहां से आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। वहीं पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर आप निकालते हैं सो दैट विल बी 8p3 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई यहां पर क्या आ जाएगा? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, है ना। थोड़ा कैलकुलेशन करने में समय जाएगा। लीजिए मैं आप लोगों के लिए कैलकुलेट कर देता हूं। मान लीजिए 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गए। 8 फैक्टोरियल को जब मैं 10 फैक्टोरियल से काटूंगा तो यहाँ 90 बचेगा और 3 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 6 अपॉन में 90, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन में 15।
सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हमारे पास 1/15 आ जाता है जी, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं सर, 8p3 जो होता है वो 8 इंटू 7 इंटू 6 हो जाता है सर। ये देखो 7 फैक्टोरियल काटूंगा इसके साथ, तो मेरे पास यहाँ पर 10 इंटू 9 इंटू 8 आ जाएगा, ठीक है सर। 8p3 जो होता है वो एक्चुअली में 8 इंटू 7 इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है सर। सर 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर होता है, ये वाले 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा सर 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास कुछ और कटने के लिए नहीं है, तो 3 फैक्टोरियल ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 इंटू 3 फैक्टोरियल दैट इज 6 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 10 इंटू में 9 आ जाता है, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी 7 यहाँ पर 5 आ जाएगा। सो दिस विल बी 7/15 हमारे पास आ रहा है। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन बेटा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। अच्छा कुछ बच रहा है क्या यहाँ पर हमारे पास कुछ बच रहा है क्या, एक बार क्रॉस चेक कर ले। 8p3 इंटू 7 फैक्टोरियल है ना, 8p3 इंटू 7 फैक्टोरियल, ठीक है सर। और डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, यस बिल्कुल सही है, 7/15 मेरे पास आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। थोड़ा कैलकुलेशन मजबूत वाला लग रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान देंगे, यू विल डेफिनेटली क्रैक दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल हमारे पास। अब बढ़ रहे हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इवेंट्स के बारे में। बेटा देखो टाइप्स ऑफ इवेंट्स जो हैं इनको जितना हो सके सिंपल भाषा में याद रखने की कोशिश करना, क्योंकि हम लोग इसमें बहुत ज्यादा एंटर नहीं करेंगे। एलिमेंट्री इवेंट क्या कहता है कि सर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें जो भी आउटकम आ रहा है, ईच ऑफ इट्स आउटकम इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। यानी सर मतलब नहीं समझ में आया, मतलब ये कि मान लीजिए सैंपल स्पेस जो है वो मेरे पास है 1 2 3 4 5 6, ऐसे हम लोगों ने मान लिया कि एक डाइस रोल करने पर सर इतने सैंपल इवेंट्स आते हैं, सैंपल स्पेस आते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक इवेंट तैयार किया जिसके अंदर मैंने लिखा कि 6 आया, तो एक एलिमेंट के साथ बनाया गया इवेंट जो होगा वो कहलाएगा एलिमेंट्री इवेंट। तो सर क्या मैं कोई और इवेंट ऐसा बना सकता हूं जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट लिखा हो? हाँ सर, मैं ऐसा एक इवेंट बना सकता हूं जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट लिखा हो, वो भी एलिमेंट्री इवेंट कहलाएगा। दिस इज एलिमेंट्री इवेंट। वहीं पर इसी के साथ बेटा दूसरा डेफिनेशन निकलता है, दैट इज कंपाउंड इवेंट। मान लीजिए मैंने एक बी सेट बनाया जिसमें मैंने कहा कि सर 1 और 6 के साथ मैंने बनाया, या फिर सी मैंने एक सेट बनाया जिसमें मैंने कहा सर 1 3 और 6 मुझे चाहिए। तो ये कहता है सर कंपाउंड इवेंट हमसे क्या कहता है कि कंपाउंड इवेंट इज यूनियन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्री इवेंट्स, यानी 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्री इवेंट्स अगर किसी सेट के अंदर आ रहे हैं तो वो मेरा कंपाउंड इवेंट बन जाता है। ठीक है, कंपाउंड इवेंट बन जाता है। अच्छा, सर्टेन इवेंट और श्योर इम्पॉसिबल इवेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं सर, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1 या फिर प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 0, पहले भी हम लोग इसे पढ़ चुके हैं, सो नो इश्यूज विद दैट। इक्वली लाइकली क्या कहता है सर? इक्वली लाइकली को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं इसे एग्जांपल के हेल्प से बताता हूं। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर कहता हूं कि सैंपल स्पेस हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैं आपसे कहता हूं एक इवेंट में कि नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4। बी इवेंट में कहता हूं नंबर ग्रेटर देन, नंबर लेसर देन 3, नंबर लेसर देन 3। तो ऐसे में सर ए इवेंट हमारे पास क्या हो जाएगा सर? 5 और 6 हो जाएगा जी सर। बी इवेंट क्या हो जाएगा सर? हमारे पास 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है सर। तो ऐसे में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 2/6 दैट इज 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2/6 1/3। हालांकि ये दोनों इवेंट्स बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन हमें देखने में मिल रहा है कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर है। सो इस तरीके के कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं सर? इक्वली लाइकली इवेंट्स हम लोग इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? इक्वली लाइकली इवेंट्स। जब दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, इन दैट केस वी से इट इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है सर। नेक्स्ट हम लोग यहां पर आगे चलते हैं। इक्वली लाइकली इवेंट्स आ गई कि इक्वल प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या कहता है? ये कहता है कि सर अगर दो इवेंट्स के बीच में कोई भी कॉमन इवेंट ना हो, कोई भी कॉमन इवेंट ना हो, तो उसे हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। यानी ऐसे इवेंट्स जिसमें से एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट के ना होने की संभावना पैदा हो जाती है। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि सपोज कीजिए इसको ऐसे
कि मैं ये कहूं कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट थोड़ा अलग है, इसमें हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे कह सकते हैं, जैसे 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 मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, है ना, वो बेहतर समझ में आएगा, आप उसे रेलेवेंसी में लीजिएगा और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के बीच में डिफरेंस को समझिएगा। मैं यहां पर एक सैंपल स्पेस बनाता हूं 2 सिक्कों को उछालने का, दैट इज HH, TH, HT और TT, है ना, ये हो गया सर। अब इस केस में मैं अगर आपसे ये कहूं, एक इवेंट है गेटिंग वन हेड, ठीक है, एक इवेंट हमारे पास हो जाता है गेटिंग 2 हेड, ठीक है सर। तो यहां से आप ए इवेंट को कैसे डिफाइन करेंगे सर? आप डिफाइन करेंगे एक हेड तो सर इसमें भी आया और इसमें भी आया। बी इवेंट को कैसे डिफाइन करेंगे सर? एच में ही हमारे पास 2 हेड आ सकते हैं और किसी में तो आ नहीं सकते हैं। तो अब आप ये कहेंगे कि सर यहां पर ए और बी जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि सर अगर बी हो रहा है, अगर 2 हेड आए हैं तो इसका मतलब एक हेड होने की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, 2 हेड ही आए होंगे ना। अगर एक हेड आया तो 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। तो एक इवेंट के होने की वजह से दूसरे के होने की संभावना खत्म हो जाए, ऐसे इवेंट्स को हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि सर ए और बी के इंटरसेक्शन पार्ट कितना आ रहा है सर? 5 आ रहा है, और इन दैट केस ए और बी के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? क्योंकि सर एम्प्टी सेट है तो 0 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, यानी इम्पॉसिबल इवेंट को यहां पर जन्म देगा। जब मैं इंटरसेक्शन की बात करूंगा, किसी एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल जो है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी कहता है। कौन कहता है सर? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ये कंफ्यूजन आपको मैं दूर करता हूं। कैसे बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ये कहता है कि अगर एक इवेंट हो रहा है तो दूसरा नहीं होगा, और अगर दूसरा हो रहा है तो वो तीसरा नहीं होगा। बेटा याद रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। एक्सक्लूसिव इवेंट जो है बेटा वो जोड़े क्या ट्रिपलेट में भी पाए जा सकते हैं, क्वाड्रेट में भी पाए जा सकते हैं, और कितने भी नंबर्स के जोड़े में पाए जा सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हमेशा 2 के जोड़े में पाए जाते हैं, हमेशा। यानी एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो पहला नहीं होगा। इसमें अगर मैं इसके एक एग्जाम्पल लेकर चलूं तो आप ऐसे कह सकते हैं। कैसे? इधर देखिए दोस्त, यहां पर हम लोग एक सैंपल स्पेस लेते हैं, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6। दिस इज लाइक टॉसिंग अ डाइस, ठीक है, रोलिंग अ डाइस। इन दैट केस आप ये कहेंगे कि सर ए इवेंट में बना देता हूं गेटिंग अ इवन नंबर, ठीक है। बी इवेंट में कहता हूं गेटिंग ऑड नंबर, ठीक है सर, गेटिंग इवन नंबर, गेटिंग ऑड नंबर। सो ए इवेंट हमारे पास क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 1, 3, 5 हो जाएगा, ठीक है। बी इवेंट क्या हो जाएगा सर? बी इवेंट हो जाएगा पहले इवन नंबर बोला ना, लीजिए इवन नंबर था, तो इधर आ जाएगा 2, 4 और 6 हो जाएगा, इधर 1, 3 और 5 हो जाएगा। सर क्या ये एक इवेंट हो रहा है तो दूसरा नहीं होगा, और दूसरा हो रहा है तो पहला नहीं होगा? ये बात समझ में आ रही है यहाँ पे। और इस दैट कंडीशन में हम लोग ये कहेंगे कि सर ए और बी का यूनियन अगर किया जाए, ध्यान से देखिएगा बेटा, यूनियन की बात हम लोग बाद में करेंगे, यूनियन की बात। हम यहाँ पर ये कहें कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 3/6 हो जाएगा, दैट इज 1/2। वहीं पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर कहेंगे तो ये हो जाएगा 3/6 यानी 1/2। नोट क्या करना होता है सर? नोट ये करना होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का जो सम आ रहा है वो अगर हमारे पास 1 आ रहा है तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं सर? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहते हैं। एक दूसरे को पूरा करने वाला इवेंट्स हम लोग इसको नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। सर बात आपकी थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं? बात तो आपकी सही है, क्योंकि एक इवेंट और दूसरे इवेंट के बीच में कॉमन तो कुछ नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। आप सही हो, लेकिन हर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर मैं इसके आगे की प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 2/4, ये हो गया 1/2, है ना सर। यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। सर क्लियरली देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो सर जोड़ने पर 1 नहीं आ रहा है, तो ये नॉट कॉम्प्लीमेंट्री के केस में चला जाएगा मेरे भाई। बात समझ में आ रही है कि अब हम लोग इसे बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री।
तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकता है, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जरूरी नहीं है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, है ना। अब एक और एग्जांपल समझ लो। एक और एग्जांपल ये कहता है कि सर हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो समझ में आ गया सर, यहां पर हम लोगों को एग्जॉस्टिव इवेंट समझना है। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या कहता है कि सर जितने भी इवेंट्स की बात आप कर रहे हो उनका यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर आना चाहिए, है ना। सर वो तो ये भी कह रहा है, इधर देखो बेटा, किधर सर, इधर देखो, ए और बी का अगर मैंने यूनियन किया, सर मजाक कर रहे हो क्या आप, तो कुछ भी बोल रहे आ रहे हो। इधर देखो, अगर मैंने यहां से ए और बी का यूनियन किया तो वो बेटा मेरे पास 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। हाँ सर आ रहा है, तो ये तो सैंपल स्पेस के बराबर हो गया। ए यूनियन बी बिकम्स द सैंपल स्पेस हो जाएगा। तो यानी कि सर ये क्या हो गया, हमारे पास एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गया। हाँ हो जाएगा, लेकिन हर एग्जॉस्टिव इवेंट थोड़ी ना कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। आइए एक एग्जांपल समझाते हैं। इसी एग्जांपल को लेते हैं दोस्त, इसी एग्जांपल को लेते हैं, हम लोग एक सी इवेंट बनाते हैं, हैं जी। जरा ध्यान से देखना बेटा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। हम लोगों ने सैंपल स्पेस बनाया कितना, 1 2 3 4, या फिर वही वाला बनाते हैं ना, हेड हेड, हेड टेल्स, टेल हेड्स एंड टेल टेल्स। ठीक है सर, तो ऐसे में मैंने एक इवेंट बनाया क्या, गेटिंग 1 हेड, गेटिंग 2 टेल्स। अच्छा सर, बी गेटिंग 1 हेड 1 टेल्स, सी इवेंट गेटिंग 2 हेड्स। ठीक है सर, ऐसे में हमारे पास जो इवेंट्स बनेंगे वो कौन से, उनका सेट कैसा बनेगा सर, मेरे पास ए सेट का इवेंट बनेगा टेल टेल्स वाला, दिस विल बी टेल टेल्स। बी सेट का इवेंट क्या बनेगा सर, हेड के साथ टेल आ रहा है और टेल के साथ हेड आ रहा है। और सी इवेंट क्या बनेगा सर, सी इवेंट बनेगा हेड हेड का बनेगा। अब ऑब्वियसली बात है, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालूंगा तो दैट विल बी 2/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकालूंगा तो दैट विल ऑल्सो बी 1/4। सर अभी ध्यान से देखिए, अभी जो हमें देखने को मिल रहा है वो ये कि सर ए यूनियन बी यूनियन सी अगर मैं कर रहा हूं तो वो हमारे पास हो जाता है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल्स हो जाता है। सर ये तो मेरे पास सैंपल स्पेस के बराबर आ रहा है, तो कैन आई से कि ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इज म्यूचुअली, सॉरी म्यूचुअली नहीं, एग्जॉस्टिव। कौन सा सर, एग्जॉस्टिव इवेंट्स की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि सभी जितने भी इवेंट्स की बात हो रही है अगर उनका यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए तो वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं। लेकिन सर ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स थोड़ी ना है, इनका सम जो है इनमें से दो के जोड़े में अगर मैं जोड़ूंगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स थोड़ी ना है। तो मैं यहां पर ये कहना चाहता हूं कि सर कोई अगर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होगा और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी होगा, लेकिन हर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और हर एग्जॉस्टिव इवेंट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री हो ये जरूरी नहीं है। इस पर्टिकुलर केस में है, लेकिन बाकी केसेस में नहीं भी हो सकता है। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं, है ना। थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यार, लेकिन सुनना, जो मैं बोल रहा हूं, जिन शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, उन शब्दों को बार बार सुनना और आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में मैं क्या बोलना चाहता हूं जी। ठीक है सर, यहां तक समझ में आता है। आगे चलते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है बेटा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स देखो बहुत सीधी सी बात है, इंडिपेंडेंट के नाम से पता चल रहा है कि एक इवेंट दूसरे इवेंट से इंडिपेंडेंट है। जैसे मान लीजिए मैं आपको समझाता हूं कि थोड़ा आसान शब्दों में इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों में से कुछ तो क्रिकेट फैन होंगे डेफिनेटली, है ना। क्रिकेट में ऐसा होता है कि अगर कोई टीम जो है पहले बैटिंग करती है तो उसके ऊपर प्रेशर कम होता है और फिर वो जितना अगर गलती से अच्छे रन लगा दे तो दूसरी वाली टीम के ऊपर एक बहुत तगड़ा प्रेशर रहता है और वो प्रेशर की वजह से अच्छा नहीं खेल पाती है। हाँ या ना, है ना, हाँ या ना। तो ऐसे में क्या होता है, डिपेंडेंसी हो जाती है बेटा, डिपेंडेंसी हो जाती है, क्योंकि अगर पहले वाली टीम ने अच्छे से स्कोर नहीं किया हो तो दूसरी वाली टीम कॉन्फिडेंस में आ जाती है, अब बताते हैं, है ना, ये वाला मूड आ जाता है। लेकिन अगर अच्छे से स्कोर कर दिया तो वो ऐसे ऐसे रहते हैं, यार अब तो अच्छी बॉलिंग करानी पड़ेगी, एक आउट करना पड़ेगा वरना इनका तो स्कोर बहुत तगड़ा है। तो ये डिपेंडेंसी हो जाती है। यहां पर बात हो रही है इंडिपेंडेंसी की, कि सर अगर एक चीज हो रही है तो उसके दूसरे पर होने पर कोई असर ना हो। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है कि आप एक सिक्का उछालें और एक डाइस रोल करें।
अगर बेटा सिक्के में हेड आया तो डाइस में क्या आएगा, इसको हेड से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। सिक्के में टेल आया तो डाइस में क्या नंबर आएगा, इसको भी कोई मतलब नहीं है। तो एक इवेंट के होने से दूसरे के इवेंट के होने पर कोई निर्भरता ना हो, कोई डिपेंडेंसी ना हो, ऐसे इवेंट्स को हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। क्योंकि जब हमारे पास इंडिपेंडेंसी होती है, दोनों अलग अलग काम होते हैं, बिल्कुल सेपरेटेड, कोई किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता है, तो हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करते हैं और उस कंडीशन के हिसाब से हमारे पास जो रिजल्ट निकल कर आता है बेटा, वो याद रखिएगा, इसका रिजल्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कंडीशन जो होती है वो प्लीज इसे बहुत अच्छे से याद रखिएगा दोस्त, क्योंकि इसी के ऊपर सवाल बनते हैं। और आगे आने वाले टॉपिक्स में भी मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा कि अगर मेरे पास दो इवेंट्स जो है वो इंडिपेंडेंट हैं तो उनका इंटरसेक्शन जो होगा, यानी दोनों का साथ में होने की प्रोबेबिलिटी जो होगी, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से पहले के होने की मल्टीप्लाई दूसरे के होने की प्रोबेबिलिटीज हो जाती है। दिस इज द कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसमें आपको ज्यादा अंदर नहीं घुसना है, आपको बस ये समझना है कि एक इवेंट जो है वो दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, इसीलिए यहां पर उनका इंटरसेक्शन जो होता है, यानी दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी PA मल्टीप्लाई PB के बराबर होता है। तो हम लोगों ने सारे करीब करीब सभी प्रोबेबिलिटीज पढ़ लिए हैं। मैं यहां पर कुछ जल्दी से आप लोगों के लिए पॉइंटर्स बना देता हूं कि सर ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है वो 0 अगर आता है तो, दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B अगर मेरे पास 1 आता है तो, ठीक है, तीसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ A बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B आता है तो 1 आता है तो, तीसरा नहीं चौथा सर, चौथा प्रोबेबिलिटी ऑफ A और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B आता है तो, और पांचवा कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ B के बराबर हो जाए तो। ये सब कंडीशन आप लोगों को एकदम चमक के याद होना चाहिए बेटा, चमक के, कि ये सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को शो करता है, ठीक है सर। ये किसको शो करता है सर, ये एग्जॉस्टिव को शो करता है, क्योंकि A यूनियन B हमारे पास सैंपल स्पेस के बराबर हो जाता है। ये किसको शो करता है सर, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स को शो करता है। ये किसको शो करता है सर, इंडिपेंडेंट इवेंट्स को। ये किसको शो करता है सर, ये शो करता है हमारे इक्वली लाइकली को। तो ये है हमारे कुछ टाइप्स ऑफ इवेंट्स जिनके ऊपर सवाल बनते हैं, और सवाल जब बनेंगे तो मुझे इन्हीं कंडीशंस का इस्तेमाल करके बनाना है और इन्हीं कंडीशंस को यूज करना है ना, ठीक है दोस्त, बढ़िया। अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसे फॉर्मूले करवाने वाला हूं जो कि आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। इनको हम लोग प्रोबेबिलिटी में एडिशन थ्योरम कहते हैं। सेट थ्योरी में इन्हीं फॉर्मूलों को हम लोग कैसे बुलाते थे बेटा, सेट थ्योरी के अंदर हम लोग इन्हीं फॉर्मूलों को बुलाते थे कार्डिनल फॉर्मूले के नाम से। कैसे बुलाते थे बेटा, सेट थ्योरी के अंदर हम लोग बुलाते थे कार्डिनल फॉर्मूलास। मैं आपको समझाता हूं, ये वही सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इसलिए इनको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। दीज आर ऑल कार्डिनल फॉर्मूलास। कैसे जरा समझते हैं दोस्त, देखिएगा। ये यहां पर क्या कह रहा है कि सर हमारे पास एक कार्डिनल फॉर्मूला हुआ करता था NA यूनियन B, NA यूनियन B इज इक्वल्स टू N ऑफ A प्लस N ऑफ B माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये हुआ करता था जी सर। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को क्या करूं सर, सबको NS से डिवाइड कर दूं, इसे भी NS से डिवाइड, इसे भी NS से डिवाइड, इसे भी NS से डिवाइड और इसे भी NS से डिवाइड कर दूं, तो सर ये क्या बन जाएंगे, ये सब के सब बेटा फॉर्मूले बन जाएंगे एडिशन थ्योरम के, यानी प्रोबेबिलिटी वाले। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बन जाएगा, हाँ या नहीं, है ना। सो दिस इज लाइक कार्डिनल फॉर्मूले को ही हम लोगों ने किस में बदल दिया सर, हम लोगों ने बदल दिया एडिशन थ्योरम के, जो कि प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले हैं। तो ये सारे फॉर्मूले वैसे ही लिखे गए हैं, जितने अच्छे से आपको कार्डिनल फॉर्मूले याद होंगे उतने ही बेहतर तरीके से आप इनके एडिशन थ्योरम के फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। सो ये तो सर हमें समझ में आता है। तो ऐसे ही बेटा 3 सेट्स में हमारे पास ये कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। कोशिश ये कीजिएगा कि आपको याद हो, आप इन्हें समझ सकते हो, बेहतर अप्रोच के साथ समझ सकते हो। वेन डायग्राम्स का इस्तेमाल कीजिए इनको याद रखने के लिए। वेन डायग्राम्स में इन फॉर्मूलों को प्रूव करने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं आप लोगों को एक फॉर्मूले पर प्रूफ आपको करवा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि सर कैसे प्रूव करना है ना।
मान लीजिए हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जी सर, ये हमारे पास सेट ए हो जाता है। अच्छा, इसका एक भाई ले लेते हैं भाई, ठीक है, इसका एक और भाई ले लेते हैं सर। ये हो गया हमारे पास 3 सेट्स का एक। तो सपोज ये ए नाम है, ये बी नाम है, ये सी नाम है। इधर मैंने बेटा एक्स रख दिया, इधर मैंने क्या रख दिया, ए रख दिया, बी रख दिया, इधर सी रख दिया, इधर बेटा पी रख दिया, इधर क्यू रख दिया और इधर आर रख दिया। तो आप मुझे ये कहेंगे कि सर यहां से कुछ वैल्यूज अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो एन ए किसके बराबर है? एन ए बराबर है सर पी प्लस ए प्लस बी प्लस एक्स, पी प्लस ए प्लस बी प्लस एक्स है ना। एन बी किसके बराबर है सर? एन बी बराबर है क्यू प्लस ए प्लस एक्स प्लस सी, ठीक है सर। एन सी किसके बराबर है सर? एन सी बराबर है आर प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स के बराबर है सर। अगर मैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो वो कितना है सर? वो है ए प्लस एक्स के बराबर है। एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी की बात करूं तो वो किसके बराबर है सर? वो सी प्लस एक्स के बराबर है। और एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए की बात करूं तो वो हमारे पास सर बी प्लस एक्स के बराबर है। वहीं पर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की बात करूं तो वो मेरे पास एक्स के बराबर है। हाँ या नहीं? ये आप समझ पाते हैं क्या है ये सब? वेन डायग्राम, सेट थ्योरी। अब इसी से हम लोग क्या करते हैं सर? इसी से हम लोग फॉर्मूला वेरिफिकेशन कर सकते हैं। कौन सा? कि सर एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी कौन होगा सर? ये सारे जितने भी लेटर्स लिखे हुए हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एक्स, ये किसके बराबर होगा सर? ये बराबर होगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लंबा फॉर्मूला है, लेकिन बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये कहूंगा कि आप लोग इसको एक बार वेन डायग्राम में रख कर जरूर देखें और चेक कीजिए कि सर ये वेरीफाइड है या नहीं है, और इन्हीं के बेसिस पे आप इन सारे फॉर्मूलों को भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक चीज लिखी गई है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, वो ये कि सर ए बी सी मुझे तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये सब के सब मेरे पास क्या हो जाएंगे सर? 0 के बराबर हो जाएंगे, बिकॉज दे आर ऑल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो आप इस फॉर्मूले में देखो बेटा, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, ये चारों 0 हो जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कितना आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आ जाएगा। बस यही लिखा गया है। आई होप दिस इज क्लियर, है ना? ठीक है, चलो अब इसके ऊपर लगाएंगे कुछ क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? अ कॉइन एंड अ डाइस आर थ्रोन, ठीक है जी, एक सिक्का और एक डाइस को उछाला जा रहा है सर, और फिर हमसे कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड ऑन द कॉइन एंड नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन द डाइस। अच्छा जी, यानी सिक्के पे हमें क्या चाहिए सर? ग्रेटर देन 4 नंबर चाहिए, सिक्के में 10 हेड चाहिए, और कॉइन में हमें क्या बोल रहा हूं मैं? अच्छा दोबारा पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि सर सिक्के में हमें हेड चाहिए और डाइस पे हमें क्या चाहिए? 4 से बड़ा नंबर चाहिए। ऑल्सो शो दैट द गिवन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। चलिए सर देखते हैं, यहां पर हमें प्रोबेबिलिटी नहीं मांगी है सर, प्रोबेबिलिटी मांगी है वैसे तो। मैं पहले सैंपल स्पेस बना लेता हूं, ध्यान से देखिएगा बेटा। हेड के साथ 1 आ जाए, हेड के साथ 2 आ जाए, हेड के साथ 3 आ जाए, हेड के साथ 4 आ जाए, हेड के साथ 5 आ जाए, या फिर हेड के साथ 6 आ जाए। टेल 1 हो जाए, टेल 2 हो जाए, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। क्या ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स होने चाहिए? सॉल्व करने से पहले बता सकते हो क्या ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स होने चाहिए? सर प्रूफ दैट लिखा हुआ है तो होने ही चाहिए। अच्छा चालाकी दिखा रहे हो मेरे साथ, हैं? ज्यादा चालाक हो रहे हो। वैसे ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि सर सिक्के में क्या आएगा, डाइस में क्या आएगा, ये तो अलग अलग बातें हैं ना, कोई किसी पे निर्भर थोड़ी ना करेगा यहाँ पे, है ना? डेफिनेटली। तो सर यहाँ से हमें समझ में आया कि हमारे पास सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी कितनी है सर? 12 एलिमेंट्स आर देयर आर 12 एलिमेंट्स। अच्छा सर हमें 2 इवेंट्स बनाने हैं। पहला इवेंट क्या है? गेटिंग हेड ऑन कॉइन, गेटिंग हेड ऑन कॉइन, और दूसरा इवेंट क्या है सर? बी इवेंट हमारे पास है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। ये दोनों अलग अलग इवेंट्स हैं, तो ध्यान से देखिएगा दोस्त।
मैं कहता हूं सर ए सेट को जब मैं लिखूंगा तो हमारे पास हेड आना चाहिए। तो सर हेड तो 1 के साथ भी आया है, हेड 2 के साथ भी आया है, 3 के साथ भी, 4 5 के साथ भी, एंड सर 6 के साथ भी हेड आ रहा है। अच्छा बी इवेंट देखिए सर, नंबर ग्रेटर देन 4 चाहिए। सर एच के साथ 5 आ जाए तो भी, एच के साथ 6 आ जाए, टेल के साथ 5 आ जाए, टेल के साथ 6 आ जाए। अच्छा सर ठीक है, तो ऐसे में क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर हमारे पास इंटरसेक्शन क्या होगा इन दोनों का, क्योंकि मुझे इंडिपेंडेंसी भी दिखानी है। तो इंटरसेक्शन हो जाएगा सर हमारे पास एच के साथ 5 या फिर एच के साथ 6 हो जाएगा। जी सर, है ना। चलिए इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं हम। सर अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालूंगा तो देयर आर 6 एलिमेंट्स और ये 6 अपॉन में 12 हो जाएगा, तो मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 अपॉन में 2। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे तो देयर आर 4 एलिमेंट्स, तो ये 4 अपॉन में 12 हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन में 3। सर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा ए इंटरसेक्शन बी की, तो हमारे पास क्या हो जाएगा सर 2 ही एलिमेंट से, तो 2 अपॉन में 12 हो जाएगा, तो 1 अपॉन में 6 हो जाएगा। क्या सर मैं ये देख पा रहा हूं क्लियरली, है ना। यहां देखिए बेटा क्लियरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के प्रोडक्ट के बराबर है। हाँ सर बराबर है, बस इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं सर, इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कंडीशन कहते हैं ना, यही तो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, है ना। बात समझ में आ गई दोस्त, बढ़िया क्लियर, है ना। दोनों की रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज बता दी और फिर सर ये भी दिखा दिया कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। बढ़िया सर, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि सर इफ ई एंड एफ आर 2 इवेंट्स सच दैट पीई हमारे पास 1/4 है, पीएफ इतना है एंड पीई इंटरसेक्शन इफ इतना है, तो बताइए पीई और एफ क्या होता है। बेटा ये चीज थोड़ा सा आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। क्या चीज सर, कि अगर मेरे पास ए और एफ लिखा गया है, ए और बी लिखा गया है, तो मैथमेटिकली इसका मतलब है ए यूनियन बी लिखा है, और अगर ए एंड बी लिखा गया है तो इसका मतलब सर ए इंटरसेक्शन बी लिखा गया है। ये अगर आपको नहीं मालूम है तो ये बात आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके काम आएगा, है ना, ये हमारे काम आएगा सर, ये जरूरी है। ओके देन आपसे ई और एफ मांग रहा है दोस्त, ई और एफ, तो हम कह रहे हैं सर पहले वाले पार्ट में वो मेरे से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ मांग रहा है। सर यहाँ कार्डिनल फॉर्मूला लगा देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आ जाएगा। जी सर बढ़िया। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, सर ये तो हमें 1/4 दे रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ सर ये 1/2 दे रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ सर 1/8 है, तो एलसीएम ले लेंगे तो सर 8 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा -1, तो ये हो जाएगा 5/8 के बराबर, है ना। बढ़िया सर, ये तो आसान था, जस्ट फॉर्मूला लगाया, आंसर हमारे हाथ में है। ऐसे ही सवाल था बेटा, और कुछ नहीं था इसमें। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट हम लोग कहते हैं सर बी पार्ट में देखिएगा, ये क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई एंड नॉट एफ। बेटा नॉट ई का मतलब ई का कॉम्प्लीमेंट, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और एफ का मतलब एफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है सर। सर डी मॉर्गन्स लॉ का याद आ रहा है, डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता था, ये कहता था कि सर ये ई यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट है। अब हम लोग जानते हैं कि सर अगर मैं किसी इवेंट को उसी के कॉम्प्लीमेंट इवेंट के साथ ऐड करता हूं तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आता है, पढ़ लिया था। अब हम यहां से कहेंगे सर अगर मुझे किसी भी इवेंट की कॉम्प्लीमेंट्री का प्रोबेबिलिटी चाहिए तो वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट हो जाएगा। तो ये बात आप याद रखिएगा कि सर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो उसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर देंगे, और इसी कंडीशन को यूज करके क्या मैं लिख सकता हूं कि सर ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ के बराबर है। तो ऐसे में ये 1 माइनस 5/8 हो जाएगा, तो आंसर मेरा 3/8 हो जाएगा। ये है हमारा करेक्ट सोल्यूशन, है ना। बढ़िया, ठीक है भैया, बात समझ में आ गई, है ना जी। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, A basket contains 20 apples and 10 oranges, out of which 5 apples and 3 oranges are defective. अच्छा, if a person takes out 2 at random, अगर इनमें से 2 वो क्या निकालता है, फल निकालता है, what is the probability that either both are apples or both are good? या तो दोनों एप्पल हो जाएं या तो दोनों अच्छे वाले हो जाएं, दोनों अच्छे। अब वो सेब हो या संतरा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग एक काम करते हैं सर, सबसे पहले सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी गिनते हैं। हमारे पास टोटल कितने फल हैं सर, 30 फल हैं। 30 में से 2 फल निकालने हैं, तो ये हो जाएगा 30 × 29 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा।
कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं आंसर को, ठीक है। कैलकुलेट आप कर लीजिएगा बेटा, आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आप लेके छोड़ देता हूं थोड़ा कैलकुलेशन। फिर सर इवेंट डिफाइन करते हैं। पहला इवेंट हमारे पास क्या है सर? पहला इवेंट है कि दोनों अच्छे हो, दोनों सेब हो, बोथ एप्पल्स, दोनों क्या हो सर? गेटिंग बोथ एप्पल्स। अच्छा, बी इवेंट क्या डिफाइन करते हैं सर? बोथ गुड हो, दोनों अच्छे हो। अच्छा सर, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, सॉरी मुझे कार्डिनलिटी ऑफ ए निकालना है, यानी दोनों सेब हो। सर सेब तो हमारे पास 20 है, तो 20 में से 2 सेब निकाल लिए सर। मैं बी की कार्डिनलिटी पूछता हूं कि सर अच्छे कितने हैं? बेटा देखो, सेब में 5 खराब है तो 15 अच्छे हैं, और संतरों में 3 खराब है तो 7 अच्छे हैं, तो 15 और 7 22 हो जाएगा, यानी 22 अच्छे फल हैं, तो उसमें से बेटा 2 निकाल लिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसे ऐसे देखिएगा सर, 20 एप्पल्स है मेरे पास और 10 ऑरेंजेस है मेरे पास, ठीक है। तो 20 एप्पल्स में 15 एप्पल्स अच्छे हैं और 5 एप्पल खराब हैं, ठीक है। दीज आर गुड, दीज आर बैड। और 10 एप्पल्स में से बेटा 7 ऑरेंजेस अच्छे हैं, दैट आर गुड, और 3 ऑरेंजेस हमारे पास खराब है, दैट आर बैड। तो मेरे से बोला जा रहा है कि सर मेरे को गुड वाली फल निकालने हैं। तो गुड वाले फल अगर मैं निकालना चाहता हूं तो 15 और 7 टोटल 22 अच्छे फल हो जाएंगे, है ना। सो 22 में से 2 फल निकाल लिए। सर अब कहानी थोड़ी सी ट्विस्टिंग हो जाएगी। मैं ये कहता हूं कि सर अगर मैंने ये कहा कि मुझे ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, यानी मुझे सेब भी चाहिए और अच्छे भी चाहिए, सेब भी चाहिए और अच्छे भी चाहिए, दोनों इवेंट साथ में होने चाहिए। तो आप कहेंगे सर अच्छे सेब कितने हैं? 15। सर इन 15 में से 2 उठा लो फिर। तो 15 में से 2 उठाओगे तो 15 C2 हो जाएगा। अच्छा सर, अब मुझे निकालना क्या था सर? मुझे निकालना था कि इन दोनों का यूनियन है, और पूछ रहा है बेटा, ये बात ध्यान रखना, और में पूछ रहा है, तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, इधर ए और बी। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। सो ऐसे में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 20C2 है, प्लस ये 22C2 है, और ये माइनस 15C2 हो जाएगा। इन सबको कैलकुलेट करके आप अपना आंसर यहां पर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा बेटा, है। गलत होगा तो मैं करेक्ट करवा दूंगा, और अगर सही होगा तो लाइक आ जाएगा। बढ़िया भाई, ठीक है, बात समझ में आती है दोस्त? अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफी बढ़िया सवाल यहां पर, ये सवाल आपके सामने। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, ये वाला बढ़िया सवाल लगा। सर द प्रोबेबिलिटीज दैट अ स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर एम पी एंड सी। देखो बेटा, मैथमेटिक्स की कार्डिनलिटी हमें कितनी दी गई है? क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते लिखते जाओ इन्फॉर्मेशन को, कि सर मैथमेटिक्स की जो कार्डिनलिटी है वो मेरे को m दे रखी है, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटीज दी है ना, तो सीधा लिखो सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स कितना दिया है? m दिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फिजिक्स कितना दिया है सर? हमारे पास p दिया है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ केमिस्ट्री कितना दिया है सर? c दिया है, ठीक है, ओके। ऑफ दीज सब्जेक्ट्स द स्टूडेंट हैज अ 75% चांस ऑफ पासिंग इन एटलीस्ट वन। देखो बेटा, एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है? कम से कम एक में पास होना। अगर कोई बच्चा जो है सिर्फ एक सब्जेक्ट में भी पास हुआ है तो भी गिन लो, अगर कोई बच्चा तीनों सब्जेक्ट में पास हुआ है तो भी गिन लो। इसका मतलब वो मेरे को पता क्या दे रहा है? वो मेरे को ये दे रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ m यूनियन p यूनियन c, अगर वो तीनों में से किसी में भी पास हुआ है तो भी गिना जाएगा। तो ये मुझे 75% का प्रोबेबिलिटी दे रहा है। फिर वो कह रहा है कि सर पासिंग इन एटलीस्ट 2, कम से कम 2 में। तो एटलीस्ट 2 को तो बेटा ऐसे हम लिख नहीं सकते हैं, तो इसे मैंने एटलीस्ट 2 लिख दिया। तो ये हमारे पास 50% दे रहा है, ठीक है सर। फिर वो कह रहा है कि 40% जो है वो एग्जैक्टली 2 पर है बेटा, एग्जैक्टली 2। अब ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, एकदम से नहीं आएगा ये सवाल आपको, है ना। कहीं आप सोच रहे हो कि बहुत लल्लू पल्लू सा सवाल है, एकदम से नहीं आएगा, इसमें आपको थोड़ी मेहनत लगेगी। तो मेहनत कैसे लगेगी बेटा? थोड़ा वेन डायग्रामेटिक अप्रोच के साथ समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसमें वेन डायग्राम का अप्रोच आप लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता है, फॉर्मूला अप्रोच ही लगाना पड़ेगा। लेकिन वेन डायग्राम जब तक लगाओगे नहीं तब तक आपको मजा नहीं आएगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो मजा चाहिए तो बेटा थोड़ा समझने में सजा लगानी पड़ेगी, है ना। मान लीजिए मैंने इसे कहा कि सर ये मैथमेटिक्स वाला सेक्शन, ये फिजिक्स वाला सेक्शन और ये केमिस्ट्री वाला सेक्शन हो गया, ठीक है।
तो ये कह रहा है कि सर मान लेते हैं यहां पर हमारे पास x है, यहां पर हमारे पास p है, p नहीं, p लेटर यूज नहीं करेंगे, कुछ और लेटर यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं बेटा a, b और c भी लेटर यूज नहीं कर सकते हैं, हम लोग e, f और g लेटर यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे j, k और l लेटर को यूज कर लेते हैं। ये इनकी प्रोबेबिलिटीज लिखी गई है करीब करीब, है ना। अब इसने मुझे बोला कि सर यूनियन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 75%। तो यूनियन का फॉर्मूला तो सर PA प्लस PB प्लस PC करके सब कुछ सारा वो लंबा वाला फॉर्मूला बन जाएगा। कोई बात नहीं, ठीक है, देखते हैं। सर एटलीस्ट 2 की प्रोबेबिलिटी हमें कैसे निकाली जाएगी? एटलीस्ट 2 में क्या आएगा, कम से कम 2, यानी कि ये E, F, G और X का आएगा। तो इसको फॉर्मूला कैसे बनाएंगे सर? एटलीस्ट 2 का फॉर्मूला बनाकर दिखाता हूं बेटा, ध्यान से देखिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2, इसका फॉर्मूला जब आप लिखने की कोशिश करेंगे तो आप कहेंगे सर सबसे पहले तो तीनों का इंटरसेक्शन ले लो, क्योंकि ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, तीनों का इंटरसेक्शन आएगा, है ना। तीनों का इंटरसेक्शन हमारे पास आएगा। एटलीस्ट 2 में शेड करके बताता हूं बेटा, एटलीस्ट 2 हमारे पास कौन सा रीजन आएगा सर? ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये सारे एटलीस्ट 2 के अंदर आएंगे। तो हमने कहा कि सर तीनों का जो पेयर वाइज इंटरसेक्शन है वो ले लो, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B या फिर M इंटरसेक्शन P लिखे तो ज्यादा बेहतर है, M इंटरसेक्शन P प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन C प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन M, ये आ गया। लेकिन सर मैंने ना ये वाला रीजन जो है, कौन सा, ये वाला रीजन तीनों में गिन लिया था, तो तीनों में गिनना तो ठीक बात नहीं है सर, हमें सिर्फ एक ही बार गिनना था। तो हम 2 बार ये वाला रीजन माइनस कर देंगे। 2 बार ये वाला रीजन माइनस करने का मतलब -2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C, यानी तीनों का जो कॉमन रीजन है वो 2 बार माइनस कर देंगे। ये किसके बराबर दिया है सर? 50% के बराबर दिया है, तो मैंने इसे कह दिया कि सर ये 50% के बराबर हमें दिया जा रहा है। ओके अब देखिए आगे, देखिए सर हमें अगली बार क्या दिया जा रहा है दोस्त? हमें दिया जा रहा है एग्जैक्टली 2। सर एग्जैक्टली 2 क्या है? एग्जैक्टली 2 में भी हम तीनों ही जोड़ेंगे, लेकिन ये वाला रीजन इस बार हमें नहीं चाहिए होगा, तो हम लोग 3 बार माइनस करेंगे। तो अब जो मैं प्रोबेबिलिटी लिखूंगा, ओहो, अब जो मैं प्रोबेबिलिटी लिखूंगा दैट इज एग्जैक्टली 2। एग्जैक्टली 2 अगर लिखूंगा तो वो कौन सी हो जाएगी सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ M इंटरसेक्शन P प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन C प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन M माइनस 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन M इंटरसेक्शन C। ये कितना दिया है सर? 40% दिया है। बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम लिखे हैं, बस इसमें क्या हो रहा है, माइनस एक एक्स्ट्रा, तीनों का कॉमन जो है एक एक्स्ट्रा माइनस हो रहा है, तो ये 50 से 10% हो गया। तो इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई अगर कर पाते हो तो आपके पास यहां से रिजल्ट निकल कर आता है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C जो है वो पक्का मेरे पास 10% रहा होगा सर, इसी वजह से ऐसा हुआ है, ये पक्का 10% रहा होगा, तभी ये रिजल्ट हमें मिल रहा है ना। ठीक है, अब क्या करें सर? अब अगर ये 10% है तो मैं इस वाली इक्वेशन में इस 10% को यहां रख दूंगा तो ये 20% हो जाएगा, 20% उधर गया तो 70% हो जाएगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ M इंटरसेक्शन P प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन C प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन M, इसका सम मेरे पास कितना आ रहा है सर? 70% आ रहा है। जब मैं इस वाली वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो ये 20% उधर जाके 70% बन जाएगा, है या ना? ठीक है, अब आखिरी चीज लगा और क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। कौन सी चीज लगाएं सर? इधर देखिएगा, अब हमें दे रखा है कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ M यूनियन P यूनियन C क्या होता है सर? ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ M प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ P प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ M इंटरसेक्शन P माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन M प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C, M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C हो जाएगा, है ना सर? ऐसा है, ये वाली वैल्यू तो अपने को 75% दी गई थी, ठीक है सर। ये हमें M दिया जा रहा था, ये हमें P दिया जा रहा था, ये हमें C दिया जा रहा था। अगर इन तीनों में से मैं माइनस का साइन कॉमन ले लेता हूं तो माइनस का साइन कॉमन लेने पर सर इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही थी? 70% आ रही थी। हाँ सर, इसकी वैल्यू 70% आ रही थी ना, है ना।
और उसकी वैल्यू कितनी है सर, प्लस के 6%, प्लस के 10% है। जी सर, ऐसा कुछ हो गया। तो ये हो जाएगा माइनस के 60% और माइनस के 60% इधर आ जाएगा, तो m प्लस पी प्लस सी कितना हो जाएगा बेटा, 75% प्लस 60% आ जाएगा। सो दिस विल बी 135% हो जाएगा। 135% यानी 135 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर कैंसल आउट करेंगे 5 के टेबल में, तो 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 20 जा 100 हो जाएगा। सो दिस इज योर आंसर m प्लस पी प्लस सी। तो कुछ बच्चों का एक डाउट उठना चाहिए यहाँ पर कि सर 27/20 जो है वो तो ग्रेटर देन 1 होता है, और आपने कहा था कि प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है वो हमारे पास 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो मैं जानना चाहता हूं इस क्वेश्चन में आप लोगों का दिमाग कि सर ये 27/20 कैसे आ सकता है और ये आंसर कैसे हो सकता है। जब हम प्रोबेबिलिटीज निकाल रहे हैं तो इसका सम 1 से बड़ा कैसे आ सकता है। प्रोबेबिलिटी तो 1 से बड़ी नहीं होती है किसी भी इवेंट की। तो यहां पर 27/20 क्यों आ रहा है, ये आपको लोगों के लिए एक सवाल है। तो ये ब्रेन टीजर है बच्चा, ठीक है। अगर आप लोगों को इसका आंसर नहीं समझ में आता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे सोचें कि यहाँ पर 27/20 क्यों 1 से बड़ा है, और इसका एक्सप्लेनेशन जरूर लिखिएगा, है ना। चलिए ओके, सो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, आई थिंक बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हमसे m प्लस पी प्लस सी की वैल्यू मांगी थी, वो हम लोगों ने निकाल दी। इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। थोड़ा अप्रोच इसमें स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी नॉलेज जो है कार्डिनल फॉर्मूलों की या फिर आपके जो एडिशन थ्योरम है वही प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में जो लिखे गए हैं उनकी आइडियोलॉजी आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब अगर आप बहुत सख्त हैं इस फॉर्मूले को लेकर, आप जानते हैं कि कैसे इस्तेमाल करना है, कब कहाँ पर किसको भेजना है, किसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस बड़े आराम से और प्यार से सॉल्व कर सकते हैं। सो ये था प्रोबेबिलिटी का बेसिक्स, जिसमें इवेंट्स को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अब अगर मैं अगली क्लास में जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को इंट्रोड्यूस करूंगा तब आपको ये पता चलेगा कि हाँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक्चुअली में टाइप्स ऑफ इवेंट्स से काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर टाइप्स ऑफ इवेंट्स आपको नहीं समझ में आता है और ये एडिशन थ्योरम्स को आप यूज नहीं करना जानते हैं, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन आपके अटक जाएंगे और आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझनी है, इसके ऊपर बहुत अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, एंड देन उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करनी है, ठीक है। सो आई होप दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, आपको मज़ा आया होगा, और इसी के साथ मैं विदा चाहूँगा। और आप सब मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और एकदम हंसते खेलते तैयारी होना है ना बेटा, है ना। ऐसा स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस लेकर कहाँ पढ़ने में मज़ा आता है। पढ़ाई का मज़ा सिर्फ अपना ध्यान रखते हुए आता है। दैट वॉज ऑल गाइज, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।